हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप मुझे भूले तो नहीं। और एज प्रॉमिस जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाकी रह गई थी वो हम लोग अब निपटा रहे हैं। आई होप सभी अच्छे मूड में होंगे, प्यारे मूड में होंगे। और अब आपकी है ना नई केमिस्ट्री झमाझम चालू हो गई होगी। ठीक है। और वो नई केमिस्ट्री भी आपको खूब मज़ा दे रही होगी। और है ना आना जाना तो खैर लगा रहेगा, और भूलना भी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तब तक आपके ना सब जेएचसी अब धीरे धीरे दिमाग से निकलती जा रही होंगी, क्योंकि नए नए दौर में अब हम चल रहे हैं। ठीक है जी। और एस ठीक है ना, प्रॉमिस कि भैया जो छोटा छोटा पोर्शन बाकी रह गया था पहले तो हम उनको डिस्कस करें। और आप लोगों का प्यार मुझे है ना फिर खींच लाया। ठीक है ना कि भैया क्वांटम नंबर भी, एस मुझे लगा था शायद वो इनऑर्गेनिक वाले सर आपके पढ़ाएंगे, बट ठीक है क्वांटम नंबर भी अब मुझे ही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आपको पढ़ाने का। तो वो भी आपको एक वीडियो क्वांटम नंबर के फॉर्म में मैं जल्दी ही देने वाला हूँ। और आप लोगों का प्रगाढ़ प्यार मुझे वापस आपकी तरफ खींच लाया। देखिए एक लेक्चर और बढ़ गया हमारा। ठीक। चलिए तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना, कई बच्चे बोल भी रहे थे सर 5 लेक्चर का था एटॉमिक, अपने आप ही हो गया। टुडे इज अवर फोर्थ लेक्चर ना। तो इसमें मेजरली हमारी बातें वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की होंगी। ठीक है, जो वाप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बट हमारे काम का जितना है वो वेरी वेरी सिंपल है। और जब हम समझाना चालू करेंगे और आप शिद्दत से समझेंगे, लाल मिर्ची हरी मिर्ची का चस्का लेते हुए, चाय कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए, और फुल पॉजिटिविटी, फुल एनर्जी, फुल स्माइल के साथ जब हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वो पक्का हमें एक एक चीज़ समझ में आने वाली। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम बातें चालू करें वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से पहले जो छोटी सी चीज़ें हमारी छूट गई थी। क्या पहली चीज़ एक कि बोहर भाई साहब ने, बोहर बाबा ने, जैसे आपके जेएचसी बाबा हैं वो बोहर बाबा थे, तो बोहर बाबा ने क्या करा था बच्चों, बोहर बाबा ने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रूफ नहीं दिया था कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है ना। उन्होंने तो भैया इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह माना। तो सबसे पहले हम उसका छोटा सा एक प्रूफ देने जा रहे हैं आपको, है ना। प्रूफ ऑफ किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ, प्रूफ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ किसका, एंगुलर मोमेंटम। छोटा सा एक लाइन का प्रूफ है बच्चों, तो इससे हमें ये जस्टिफाई भी हो जाएगा भैया कि बोहर बाबा ने जो कुछ भी सोचा था सब कुछ सही भी था। और डी ब्रोगली भाई साहब जो जीनियस थे, मैंने बोला ही था, उन्होंने सब कुछ उसे प्रूव करा है ना। देखो क्या है भैया, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सर, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। सर ये तो हमें याद है। अब कैसे प्रूव करा देखो। तो बोहर भाई साहब ने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन एक किसकी तरह है हमारे पास, पार्टिकल की तरह है। तो उन्होंने भैया न्यूक्लियस को सेंटर पे माना और ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट। एग्रीड जी, एग्रीड, बिल्कुल सही। और कितने डिस्टेंस पर है, मान लो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी है, आर। ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट से चालू करूं, मैं से मेरा मीनिंग है कौन, इलेक्ट्रॉन, मैं क्या करूंगा भैया, इतने छोटे से में तो जेएच बाबा आपके आने वाले भी नहीं है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन चलना चालू कर रहा है बच्चों, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितने चक्कर डिस्टेंस कवर कर लेगा, टू पाई आर। ठीक है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बोले, ट्रेवल्ड बोले, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है। वो हो गई किसके बराबर मेरे प्यारे बच्चों, टू पाई आर। अगर हम उसे किसकी तरह मान रहे हैं, पार्टिकल की तरह, ये तो भैया पूरा हमारा आर्मी 3.2 यंगिस्तान हिंगिस्तान, है ना। कुछ भी कर ले, फलाना ढिमका सोता भी रहे तो भी इतना तो खुद ही समझ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब भैया डी ब्रोगली ने तो इसे किसकी तरह माना, सर उसने तो इसे वेव माना था। उसने बोला भैया अगर ये वेव की तरह चल रहा है तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। और ये आपकी जो वेव की तरह चल रहा है ना, ये है आपका वेव की तरह। दिस इज फॉर वेव, दिस इज फॉर वेव। ठीक है ना। दिस इज फॉर किसकी तरह, वेव की तरह। अब वेव्स क्या होनी चाहिए बच्चों, कंप्लीट बननी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट वेव्स, कंप्लीट वेव्स बनने का मतलब जहां से चालू कर रहा है, देखो ना, यहाँ से चला, एक क्रेस्ट आया, एक ट्रफ आया, ये वन कंप्लीट वेव हो गई। फिर यहाँ से चला, फिर क्रेस्ट आया, ट्रफ आया, ये सेकंड कंप्लीट वेव हो गई। यहाँ से चला, यहाँ आया, थर्ड कंप्लीट वेव हो गई। क्या सर तीन ही बनाएगा, नहीं, वो मैंने दिखाने के लिए बनाया बच्चों, है ना। हमें तो मानना पड़ेगा कि मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू एन, let number of waves formed, है ना, इज इक्वल्स टू एन।
अभी मुझे पता नहीं कितनी है वो एन, ठीक है ना। जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसमें उतनी ही वेव्स बनाएगा, ये भी एक रूल है। इसको भी भले हम प्रूव कर देंगे अभी, है ना। तो अगर वो एन वेव्स बना रहा है तो भैया तब सर वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, है ना। तब वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है जी, चूंकि वो पार्टिकल की मतलब वेव की तरह मूव कर रहा है, तो मैटर वेव जनरेट कर रहा है, और मैटर वेव जनरेट कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा। तो भैया अगर उसने एन वेव्स बनाई है तो अब उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, एन लैम्डा, है ना। लैम्डा क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। तो इस तरह से भैया उसने एक कंप्लीट वेव में लैम्डा डिस्टेंस चली। अब एन वेव्स बनाई हैं तो एन लैम्डा डिस्टेंस चली। ये किसकी तरह भैया, वेव। अब भैया मेरा पार्टिकल यहाँ से चालू हुआ है, चाहे वो पार्टिकल की तरह हो चाहे चाहे वेव की तरह, घूम फिर के वापस वहीं आया है, मतलब दोनों डिस्टेंसेस एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होनी चाहिए बच्चों, बराबर। दैट मीन 2 पाई आर शुड बी इक्वल्स टू एन लेमडा। एग्रीड। और एन लेमडा, एच क्यों लिखा है इरवानी सर आपने, नहीं गलती से लिखा है ना। ठीक है जी। और वेवलेंथ कितनी होती है, डी ब्रोगली भाई साहब ने बोला था सर एच बाय एम बी, है ना। उन्होंने मुझे सर बोल के नहीं बोला था कि एच बाय एम, आपको सर बोल के बोला था कि एच अपॉन एम बी। तो अगर मैं इस लेमडा की जगह एच बाय एम बी रख दूं तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम बी। और अगर बस इसे रीअरेंज कर दूं, क्या रीअरेंज करोगे सर, बस इतना सा रीअरेंज, एम बी को उठा के इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है ना, और 2 पाई को उठा के नीचे ले जा रहा हूँ। तो यू कैन सी नाउ कि एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन क्या हो गया, 2 पाई। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला था जब हम लाइव में थे, धनाधन चैट चल रही थी, मजे आ रहे थे, कि भैया बोहर का जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का आइडिया था वो सही था, बट उसे प्रूव किसने करा, डी ब्रोगली जीनियस साइंटिस्ट ने। और क्या लगा उसे, 1 मिनट भी नहीं लगा, सीधे सीधे एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन क्या हो गया, 2 पाई। इसका मतलब डी ब्रोगली जो भी सोच रहा था वो सब कुछ सही था, ठीक है ना। ठीक है जी, यही आपका इसका छोटा सा प्रूफ है। एज सच प्रूफ तो कोई नहीं पूछेगा आपसे बच्चों, हाँ, बट यहाँ से आपको भैया, है ना, जेएचसी को तो ऐसे देखो हमारे दिल और दिमाग से निकलने हमें देना भी नहीं है। तो यहाँ से आपको एक अगला जेएचसी मिलने जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या है सर, अगला जेएचसी आपको मिलने जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या है सर, है ना, वो है आपका बच्चों, वो है आपका बच्चा 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 प्यारे बच्चों, वो क्या है सर। अभी तक आपको मैंने लैम्डा के 3 फॉर्मूले बताए थे, एच बाय एम बी, या एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी ई, या फिर एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यूबी। याद है ये तो तीनों, ठीक है जी। इनके ऊपर तो काफी क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, ठीक है ना। अगर हमसे वेलोसिटी देगा तो फर्स्ट फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी देगा तो सेकंड फार्मूला, चार्ज और पोटेंशियल की बात करेगा तो थर्ड। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बोला था एच बराबर अंडर रूट ऑफ 150/v एंगस्ट्रॉम, दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। बट अब हम यहाँ से एक थर्ड फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो क्या है बच्चों, कि अगर आपको वो रेडियस देकर डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करे, अगर वो रेडियस देकर डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करे, ये हैंग क्यों हो रहा है, अगर वो रेडियस देकर डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करेगा, अगर वो रेडियस देके डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करेगा, तो आपको हमेशा 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा लगाना है। अगर वो रेडियस देके आपसे बात कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, तो आपको हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लेमडा, ठीक है ना। जिस भी ऑर्बिट की बात करे, अगर वो, है ना, आपसे बोल रहा फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, तो एन को भी 5 रखोगे और रेडियस भी फिफ्थ ऑर्बिट की रखोगे, ठीक है ना। एन को भी 5 रखना है और रेडियस भी फिफ्थ ऑर्बिट की आप रख दोगे, ठीक है जी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है, जैसे जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ओरली आपको समझा दूं कि वो बोल रहा था भैया कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की जो रेडियस है ना, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस जो है बच्चों, वो उसने बोला ए नॉट है, अननोन में कुछ दिया था। और उसने बोला था कैलकुलेट वेवलेंथ, है ना, कैलकुलेट वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है ना, इन थर्ड बोहर ऑर्बिट,
कैलकुलेट वेवलेंथ मेड बाय इलेक्ट्रॉन, है ना, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट। तो भैया अगर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी बच्चों, ए नॉट, तो हमें पता है कि रेडियस तो क्या होती है सर, रेडियस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होती है। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की सर ए नॉट है, तो थर्ड बोहर ऑर्बिट की रेडियस जो हो जाएगी वो 9 ए नॉट हो जाएगी। आई होप इसमें तो किसी को भी परेशान होगी नहीं, ठीक है ना। एन का स्क्वायर कर दिया बच्चों, ठीक है जी, 9 ए नॉट। और मैंने क्या बोला, रेडियस देखकर अगर वेवलेंथ पूछेगा तो केवल और केवल 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा लगने वाला है और कुछ भी नहीं। मतलब 2 पाई रेडियस की जगह रखा 9 ए नॉट, थर्ड ऑर्बिट में पूछ रहा है तो एन को रखा 3, 3 3 जा कितना होता है बच्चों 9, इसलिए लेमडा हो गया आपका 6 पाई ए नॉट। ये रहा आंसर, खत्म। इसलिए आपका आंसर हो गया 6 पाई ए नॉट। कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म। इतनी सी चीजें ही आपसे वो पूछ सकता है, तो ये जरूर ध्यान रखना। ये फोर्थ फॉर्मूला भी काफी ज्यादा बवाल है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है बच्चों, है ना, कि है ना, जैसे जैसे फिजिक्स की बात करूं बच्चों, क्योंकि इंटरलिंक्ड है भैया, है ना, ठीक है, और अब हमारी आदत भी बन चुकी है। फिजिक्स वाले नॉर्मली फर्स्ट 3 फॉर्मूले, लेमडा वाला फॉर्मूला, चौथा इलेक्ट्रॉन का। फिजिक्स वाले तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का भी लिखा देंगे, क्योंकि वहां पर उनकी भी बातें होती हैं काफी, ठीक है जी। बट फिजिक्स में नॉर्मली ये आपका है ना 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा का यूज कम होता है। तो इसीलिए चौथा फॉर्मूला आपके लिए महा बवाल है, और उससे आपको सीधे सीधे इन नटशेल ये याद रखना है कि अगर वो मुझसे रेडियस देखकर वेवलेंथ पूछ रहा है तो सीधे दिमाग में रखना 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लेमडा। या उल्टा भी कर सकता बच्चों, लेमडा देके रेडियस पूछ ले या सरकमफेरेंस पूछ ले। मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन बताऊं, जेई का तो नहीं है, अपनी तरफ से, ठीक है ना, कि अगर वो मुझसे बोल रहा है कि फोर्थ बोहर ऑर्बिट की जो वेवलेंथ है वो 4 एंगस्ट्रॉम है, सपोज करो ऐसे उसने आपको कुछ दे दिया कि फोर्थ बोहर ऑर्बिट की जो वेवलेंथ है वो 4 एंगस्ट्रॉम है, तो आपसे बोल रहा है क्या बोल रहा है, तो आपसे बोल रहा है भैया सरकमफेरेंस बताओ, सरकमफेरेंस बताओ, फोर्थ बोहर ऑर्बिट की सरकमफेरेंस कितनी है। अब सरकमफेरेंस कितनी होती है बच्चों, 2 पाई आर। और अभी मैंने क्या बोला भैया, अगर वेवलेंथ से रेडियस का रिलेशन आया, रेडियस का वेवलेंथ का रिलेशन आए, एक ही फॉर्मूला है 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लेमडा। तो एन आपका चूंकि फोर्थ बोहर ऑर्बिट है तो 4, और लेमडा 4, तो 4 4 जा कितना 16 एंगस्ट्रॉम। अब बहाने से रेडियस भी पूछ सकता, तो 16/2 पाई मतलब 8/पाई हो जाएगी। तो ये आखिरी का रामबाण जरूर ध्यान रखें, किसी न किसी को फंस सकता है बच्चों जेई मेंस में। और आपको पता है जितनी बातें हमने बोली हैं कि ये चीज़ें आने के चांसेस हैं, आपको वो पक्का टेस्ट में भी दिखती हैं, प्रीवियस ईयर के जेई मेंस के पेपरों में भी दिख रही हैं, और कमिंग ईयर का जेई मेंस के पेपर में भी दिखेंगी, ठीक है ना। और एक आखिरी चीज इसकी, बस यही हमारा बच रहा था, तो हाइजेनबर्ग बाबा की बात करें फिर वे मैकेनिकल पे चले, है ना। आखिरी चीज क्या है सर, आखिरी चीज सिंपल सी इतनी है बच्चों, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड, ये भी जेएससी है, इन एन ऑर्बिट, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन एन ऑर्बिट इज इक्वल्स टू एन। अगर आपसे बोल रहा है बच्चों कि अगर आपसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में घूम रहा है, बताओ कितनी वेव्स बनाएगा, सीधे जवाब है 5। अगर वो 10वें ऑर्बिट में घूम रहा है तो कितनी वेव्स बनाएगा, 5, है ना। सर प्रूफ क्या है, जरूरत तो नहीं है, बट मुझे पता है आपके मन में आया होगा, और आपके मन में कोई चीज आए और हिरवानी बाबा न बताएं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये होने के चांस ही नहीं बच्चों। तो नंबर ऑफ वेव्स हमें निकालनी है, तो नंबर ऑफ वेव्स किसके बराबर होंगी बच्चों, अभी अब मैं देखूं तो भैया यहाँ से डिस्टेंस कितनी चली 2 पाई आर, ठीक है ना, और वेवलेंथ है लैम्डा, तो 2 पाई आर/लैम्डा का रेशियो ही तो नंबर ऑफ वेव्स हो जाएंगी, 2 पाई आर/लैम्डा का रेशियो ही तो नंबर ऑफ वेव्स है बच्चों, इट इज नंबर ऑफ वेव्स। और आप कुछ मत करो, आप लैम्डा को लिख दो क्या, H/mv, जो होता है ये डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है ना। और अब इस mv को ले जाऊं ऊपर, तो ऊपर हो गया mvr, नीचे हो गया H/2 पाई, आया ना। तो आप मुझे बताओ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से mvr/h/2 पाई की वैल्यू किसके बराबर आती है, सर n के बराबर। तो आपके लिए तो ये जेएचसी है, इसे ध्यान रखें।
ठीक है, तो प्रूफ की एज सच हमें जरूरत नहीं थी बच्चों, बट प्रूफ से थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, ठीक है ना। और हमें ये आइडिया भी मिल गया कि यार वास्तव में डी ब्रोगली जीनियस था, उसने धड़ से एक छोटी सी चीज से क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रूफ करके दे दिया है। ठीक है, तो अब हमें दो नई शिक्षाएं मिली। एक, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन एन ऑर्बिट। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास को होमवर्क देखा हो, थर्ड क्लास का, उसमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स कितनी बनाएगा, तो नंबर ऑफ वेव्स हमेशा वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा होगा उतनी बनाएगा। दूसरा, अगर रेडियस देकर वेवलेंथ या वेवलेंथ देकर रेडियस पूछे तो 2 πr इक्वल्स टू एन लेमडा को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारी अगली कहानी, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HEISENBERGS, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, भैया ये भी उस समय की काफी बवाल चीज थी बच्चों, है ना। पूरा ये साइंटिस्ट भी कम नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, बवाल थे ये भी, है ना, बवाल थे। इन्होंने भी पूरा मैथमेटिकल मॉडल लगाकर प्रूव करा है, बट हमारे काम के लिए बच्चों प्रूफ तो नहीं है, वो जो फॉर्मूला आई होप आप में से काफी बच्चों को याद होगा, है ना। अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी, जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हिरवानी सर अब दोबारा मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे हमसे, तो मैं आ गया, ये अनसर्टेनिटी मतलब पता नहीं था, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, और लाइव कभी क्लास में मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है ना, लाइक दैट, कि तो लाइव भी आ सकते हैं बच्चों, रिवीजन भी कराएंगे, और आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, हाँ, सिलेक्शन जेई मेंस वाले पेपरों वाले दिन ही करना है हमें, ये कंडीशन अप्लाइड है, मालूम पड़े सर नहीं हम तो बाद में देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है जी। तो अनसर्टेनिटी क्या है बच्चों, अगर एक पार्टिकल, ये पार्टिकल मैंने बोला था आप, ये पार्टिकल है पेन, अगर मैं आपकी तरफ फेंकूं तो ये वेव की तरह घूमेगा भी बच्चों, और अगर ये वेव की तरह घूम रहा है, ठीक है, तो हाइजेनबर्ग बाबा ने इतना ही बोला था बस कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, it is impossible to determine exact position and exact momentum of any moving object, simultaneously with equal accuracy. Okay, na? Once again I am repeating, it is impossible to determine exact position and exact momentum of any moving object simultaneously with equal accuracy. It is impossible to determine exact position and exact momentum of any moving object simultaneously with equal accuracy. ठीक है जी, मतलब अगर मैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को निकालने गया एक्यूरेसी से, तब तक वो भैया, है ना, घूम फिर के तब तक उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। अगर मैं उसका मोमेंटम या वेलोसिटी प्रिसाइसली निकालने गया तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, तब तक उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा समझने के लिए एग्जाम्पल बच्चों, वर्ल्ड कप का फीवर चल ही रहा है ना, हमारी इंडिया अपने तीनों मैच जीत चुकी है अभी तक के, ठीक है ना। ठीक है जी, तो भैया जो बॉलर बॉल फेंक रहा है बच्चों, ना उसकी स्पीड उस बैट्समैन को पता होती है, ना उसकी पोजीशन की वो कहाँ फेंकेगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। तो जजमेंट लेना पड़ता है सामने वाले को, मतलब ये एग्जांपल, ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि भैया मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम नहीं लगाते, बट समझाने के लिए बच्चों कि बॉलर के हाथ में है बॉल भैया, वो अब कहाँ फेंकेगा, उसके सर पे फेंकेगा, मुंह पे फेंकेगा, पिच पे फेंकेगा, ठीक है ना, उसे नहीं पता है। प्लस स्पीड भैया, आपको पता है सडनली, है ना, फास्ट से स्लो कर देता है, स्लो से फास्ट कर देते हैं बॉलर नॉर्मली। तो भैया ये वही कहानी है, इंटरलिंक कहानी, अनसर्टेन है भैया, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और इसको भैया जो हम छोटा सा बच्चों फॉर्मूला लिखते हैं, जो आप सभी को पता भी है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, H/4 पाई, डेल एक्स इंटू डेल पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू H/4 पाई। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा नाजुक सा फॉर्मूला है, बट हाइजेनबर्ग ने इसे शिद्दत से पूरा मैथमेटिकली डिराइव करा है बच्चों ना, तो वो हमारे काम का नहीं है, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर। तो ये आपका भैया जब तक है जान तब तक जीएससी देते रहेंगे, ताकि आपके हर चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बन जाए। ये अगला इस फॉर्मूले का जीएससी, डेल एक्स इंटू डेल पी। सर ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, न्यूमेरिकली क्या करेंगे, तो न्यूमेरिकली बच्चों इक्वल टू लेकर ही क्वेश्चन आएगा, तो करना है हमें, ठीक है। ठीक है जी, ठीक, अब इसको भी हम चाहें तो बच्चा, है ना, सर यहाँ पे बाकी टर्म्स का मीनिंग क्या है, एच तो भैया पूरे आर्मी 3.0 को ही पता होगा,
प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। तो डेल एक्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर? डेल एक्स इज बच्चों योर अनसर्टेनिटी, डेल एक्स इज योर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है ना। डेल पी इज योर अनसर्टेनिटी इन किसमें? मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स जो है बच्चों वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, ठीक है ना। और सर क्या वेलोसिटी के टर्म्स में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बच्चों। डेल्टा ऑफ पी इज नथिंग बट मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना। शायद फिजिक्स में हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल नहीं है बच्चों, फिजिक्स में केवल डी ब्रोगली है ना, तो इसलिए आपको ये यहीं पर समझना है। तो यहाँ से हमारा मास में तो कभी अनसर्टेनिटी हो नहीं सकती बच्चों पार्टिकल के, है ना। तो अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम में है वो बिकॉज ऑफ उसकी वेलोसिटी ही है। मतलब इसी को मैं डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं m टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। तो दैट मीन भैया डेल एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, फॉर्मूले में तो यही लिखे हैं h अपॉन 4 पाई। दैट मीन हमारा जो अगला क्या कर रहे हैं, हमारा जो अगला जेएचसी अगला चीज बनती है बच्चों, और वो अगली चीज क्या बन रही है कि आप इसे डेल एक्स इंटू डेल वी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m भी लिख सकते हो, ठीक है। हमारे काम के बच्चों यही दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। बट कभी कभी चालाकी करे तो आपसे एनर्जी और टाइम की बात भी कर सकता है, कर सकता है चालाकी, है ना। ठीक है, तो उसकी न्यूमेरिकली तो जरूरत नहीं पड़ती है प्यारे 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 बच्चों, बट ठीक है ना, फॉर्मूला जरूर पूछा जा सकता है कि भैया एनर्जी टाइम में क्या रिलेशन है ना। तो अभी आधा मिनट भी नहीं लगेगा, देखो, है ना। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। देखो शॉर्टकट लिखने की आदत तो खैर हमारी जाएगी नहीं, है ना। जैसे कुत्ते की तुम पूछ सीधी नहीं हो सकती, तो भैया हमारी भी जो आदतें पड़ी हुई हैं, और अब तो आप भैया उन आदतों से मुझे, है ना, 80 82 लेक्चर झेल चुके हो, नहीं ज़्यादा 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 80 तो लीगल लेक्चर्स थे हमारे, ठीक है ना। फिर कुछ एक्स्ट्रा भी, मतलब एक्स्ट्रा मतलब ये रिकॉर्डेड के फॉर्म में ही लिए मैंने, लाइव पूरे शायद 79 लेक्चर्स थे, और होमवर्क में भी तो हमेशा आपने झेला है मुझे, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों कि HUP लिख देते हैं। HUP इन टर्म्स ऑफ, HUP इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, है ना। सर कैसे? बिल्कुल बच्चों जैसा है बच्चों, देखो आपने अभी बोला डेल एक्स, ठीक है ना, कलर चेंज करते हैं ताकि कुछ नयापन लगे। आपने अभी सामने फॉर्मूला लिखा है डेल एक्स इंटू एम डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h/4 पाई, ठीक है ना। ठीक है जी। अब मैंने क्या करा बच्चों, आपके सामने कुछ नहीं करा, इसे डेल्टा टी से डिवाइड करा और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई। ये तो भैया मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इस अधिकार से मुझे कोई वंचित कर भी नहीं सकता है, ठीक है जी। तो हमने क्या करा बच्चों, अब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, आई होप सबको पता होगा सर क्या हो गया, ये आपका डेल्टा ए हो गया बच्चों, अनसर्टेनिटी इन एक्सीलरेशन। आया ना, आया ना, बोलो, समझे? ठीक है। अब m इंटू डेल्टा ए, फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स सर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है ना। मास में तो अनसर्टेनिटी होगी नहीं, एक्सीलरेशन में हो सकती बच्चों, तो मैं इसे डेल्टा एफ लिख सकता हूँ इंटू डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। वर्क क्या होता है सर? वर्क इज फोर्स इंटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन में, तो फोर्स में तो है ही है, और साथ ही साथ पोजीशन में भी है, तो भैया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों में अनसर्टेनिटी है। और वर्क इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एनर्जी। तो वर्क इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एफ को ही मैं डेल्टा ई भी लिख सकता हूँ, डेल्टा ई भी लिख सकता हूँ। तो ये रहा आपका, अगर वो, है ना, कलाकारी कर दे बच्चों, कलाकारी कर दे तो आपसे, ठीक है। अब जेई का मुझे नहीं पता है, बट जो बाकी भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स अलग से होती हैं, उनमें एक एग्जाम में पूछ लिया था कि भैया हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम क्या होगा, ठीक है ना। हमने के लिए इतना करा है बच्चों, आपके लिए वापस लिख दे रहा हूँ। डेरिवेशन किसी का भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बता दे रहा हूँ, आपसे फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है ना।
तो उन तीनों टर्म्स को मैंने जो रखा है वो वापस एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना। एक्सीलरेशन इज स्पीड बाय टाइम होता ही है, तो डेल्टा ए को हमने डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिखा। फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन होता ही है, तो डेल्टा एफ को हमने एम इनटू डेल्टा ए लिखा। और वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी बोले वो वर्क होता है, तो इसलिए डेल एफ इंटू डेल्टा एक्स को हमने क्या लिख दिया बच्चों, डेल्टा ई लिख दिया। ठीक है ना। न्यूमेरिकली इन्हीं दोनों की जरूरत है बच्चों, बट ये पता जरूर रहे तीसरा भी जेएससी आपको छोटा सा। ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले से देखो हमें साफ साफ क्या सिद्ध हो रहा है, अब हम इन्हीं की बातें करेंगे। ये तो एक साइड में तीसरा फॉर्मूला क्या, अगर मैं डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो करना चाह रहा हूँ, है ना, देखिए ठीक है ना, अगले पेज में चलूँ मैं आपके साथ। तो अगर मैं डेल्टा एक्स मैं चाहूँ तो डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या आपका डेल्टा पी। तो इफ आई वांट कि भैया डेल्टा एक्स जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो टेंडिंग टू जीरो हो जाए, व्हाट इज द मीनिंग, है ना, फिजिकल मीनिंग जरूर समझ में आए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो, है ना। आप टेंडिंग टू जीरो, आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन टेंडिंग टू जीरो करना चाह रहे हो, दैट मीन यू वांट टू डिटरमाइन पोजीशन प्रिसाइसली, आप चाहते हो पोजीशन प्रिसाइसली निकाले, आप चाहते हो किसको प्रिसाइसली निकालो, पोजीशन को, है ना। लाइक जैसे आप सभी ने वादा लिया था कि सर मिलते जरूर, है ना। आप लोगों के सबसे पहले तो मैं बोलना ही भूल गया बच्चों, आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स, ठीक है ना, आप सभी के प्यार के लिए जो लास्ट डे वाले होमवर्क में और लास्ट लेक्चर में अभी तक, है ना, मैंने बोला था लास्ट वाले लेक्चर्स में ही देखूंगा, उससे तो इतने सारे लेक्चर्स कितनों को देखूंगा, तो दैट वाज ट्रेमेंडसली, है ना, वेरी वेरी गुड भैया, इतना आपने शिद्दत से प्यार करा उस सभी के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैंने जो मेहनत करी आप लोगों के साथ, है ना, मतलब ठीक है, मेहनत तो बोल सकता हूँ ना, वर्ड यूज कर सकता हूँ, तो चलो उसका कुछ असर हुआ आप लोगों को कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री इंप्रूव हुई है, आपके दिलों में कुछ जगह बनी है अपने इस प्यारे टीचर के लिए। ठीक है, और अब मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर मुझे सिलेक्शन भी फोड़ कर दिखाएंगे सभी। ठीक है जी, ये मेंस में अच्छे परसेंटाइल लाएंगे। हाँ, तो अगर मैं चाहता हूँ कि पोजीशन, हाँ, तो ये एग्जांपल में क्या लिंक करने जा रहा था कि आप सभी ने एक वादा लिया था सर बीच बीच में मिलते रहने हैं, जरूर आया करिएगा। और आपको भी पता है बच्चों, कोटा से शायद खेल इस बैच में मनीष सर की क्लास लेना, तो उन्हीं की क्लास में आना पड़ेगा। तो अगर आप किसी दिन फोर्सफुली, है ना, खूब रिक्वेस्ट कर लो मुझसे मनीष सर से कि नहीं सर कल जय सर को बुलाना है, तो भैया चलो मैंने मान भी लिया, आपने खूब बोला कि कल, कल मतलब जो भी डेट हो आपने बोला, क्योंकि सर का तो अभी साथ आपके साथ जनवरी तक का है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया चलो इस दिन आ रहा हूँ, तो भैया वो सर्टेन हो गया, उसमें सर्टेनिटी है, बट टाइम में सर्टेनिटी नहीं होगी, क्योंकि मैं अचानक से आके धमकूंगा। ऐसे तो ना कि क्लास की स्टार्टिंग या लास्ट में आऊँ, तो मनीष सर को भी मजा तो ना आएगा यार, सरप्राइज तो सरप्राइज होता ना, अचानक से आके धमकूंगा। और अगर मैं दोनों को ही अनसर्टेन कर दूं भैया, तब तो बात ही बल्ले बल्ले हो जाएगी कि भैया अचानक से किसी दिन आके धमका और टाइम भी नहीं बताया मैंने, तो ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी की बात करो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं उससे लिंक करवा पाऊँ बस आपको, ताकि थोड़ा सा हमारी भेजे में बैठ जाए कहानी। बाकी, है ना, मनीष सर मेरा अनसर्टेनिटी से, है ना, हाइजनबर्ग बाबा से कोई रिश्ता नहीं है। तो अगर डेल्टा एक्स को मैं टेंडिंग टू जीरो करना चाहता हूँ, दैट मीन अनसर्टेन इन पोजीशन को टेंडिंग टू जीरो करना चाहता हूँ, दैट मीन मैं पोजीशन को प्रिसाइसली निकालना चाहता हूँ, तो ये तभी संभव है, इट इज पॉसिबल, है ना, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी संभव है जब डेल्टा पी टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब अगर आप पोजीशन को प्रिसाइसली निकालना चाहते हो, तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम में ट्रेमेंडसली बढ़ जाएगी, अनसर्टेनिटी मोमेंटम में ट्रेमेंडसली बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी मोमेंटम में ट्रेमेंडसली बढ़ जाएगी, और इसका कन्वर्स भी उल्टा भी है कि अगर आप डेल्टा पी को टेंडिंग टू जीरो करना चाहते हो, तो तब आपका डेल्टा एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब अगर चाहते हो कि यार मोमेंटम में चलो पहले प्रिसाइसली निकालने की कोशिश कर लेता हूँ, तो अगर आप मोमेंटम प्रिसाइसली निकालने गए, तो भैया उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी, मतलब फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी हो सकता है, लाइक दैट। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन आएगी बच्चों, कौन सी सिचुएशन आएगी, कॉम्प्रोमाइज वाली, जैसे मैंने भी कॉम्प्रोमाइज करा, मुझे पता था, है ना, क्वांटम नंबर का, तो आई होप कि मुझे लगा था आईओसी में ही होगा, मुझे आइडिया ही नहीं था, दैट्स वाई, है ना, मैंने ओरिजिनल प्लानर में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के 3 टर्न दिए थे, ठीक है ना। नॉर्मली जो कल्चर है कोटा में, तो क्वांटम नंबर फिजिक्स इनऑर्गेनिक वाले ही डील करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो भैया वही मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता, जैसे भैया
तो लाइव क्लासेस में कंटिन्यू करता, बट मुझे लगा यार आप लोगों का आगे का शेड्यूल डिस्टर्ब एटलीस्ट ना हो, ठीक है ना, वो एज इट इज जो प्लानिंग है वो चलती रहे। तो मैंने कहा 2-3 लेक्चर चलो बच्चों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कभी रिकॉर्डेड का भी तो आनंद लिया जाए। और कभी कभी आपसे भी बच्चों क्लास छूट जाती तो आप रिकॉर्डेड का आनंद लेते ही हो। ठीक है, तो ये कहानी भी आई होप समझ में आ गई होगी। ये अगर चाहे तो वो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में पूछना चाहे तो पूछ सकता है। इसके अलावा बच्चों, है ना, जैसे अब पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बता दूं, है ना, क्वेश्चन तो इसके ऊपर सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं बच्चों, और कुछ कर नहीं सकता। हमसे बोल रहा है भैया कि अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, मान लीजिए मैं कर देता हूँ 2 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, कुछ भी आर्बिट वैल्यू ले ले रहा हूँ बच्चों। देन कैलकुलेट, क्योंकि मुझे एक कैलकुलेशन ट्रिक बतानी है। देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन, मतलब डेल्टा एक्स ही लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स बताओ। तो भैया कैलकुलेशन ट्रिक बतानी है छोटी सी बच्चों की, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो अननेसेसरली लेंदी कैलकुलेशन में मत जाना। आपसे डेल्टा एक्स पूछा है, इक्वल टू में चलना है। वो जेई वाला खूब चालाक है बच्चों, खूब चालाक है, खूब 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 चालाक है। वो आपको पूरा 6.626 देगा अगर नियरेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन ना हो। ठीक है जी, तो केयरफुल रहना। ठीक है ना, अगर सिंगल करेक्ट है कि भैया एच को 6.6 ही ले लेना। पूरा ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, देखो 4 पाई को 22/7 लेना बच्चों, 3.14 नहीं। 22 लेने से 22 का ट्रिपल 66 होता है, सुनना, ये भी जेएचसी है आपका, एचडीएफसी है। इनटू क्या बच्चों, एम इलेक्ट्रॉन का मास होता 9.1 है, बट हम 9 ले ले रहे हैं, और इंटू डेल्टा वी। तो ये ट्रिक्स मेरी सुन लेना बच्चों, 2 × 10⁻² कितना, 2, है ना। अब देखो बड़ी आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर ये 31 और ये 2 कितना, 29, माइनस का नीचे से ऊपर गया, ठीक ना, तो ये 10⁻⁻5, मैंने इसे -6 लिखा बच्चों और डेसिमल हटा दिया। तो 22 3 × 66, ये 3 से हुआ 3 बच्चों, ठीक है ना। 7 नीचे से पहुंचा ऊपर, और 4 3 12, ठीक है ना, और साथ में 2, 12 × 2 कितना बच्चों, 24। इसको भी 70 लिख दूं, इंटू 10⁻, कितना, -7, और अप्रॉक्सीमेटली 24 3 × 72, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻⁷ मीटर। अब इस कैलकुलेशन में मैंने भैया अच्छे अच्छे बच्चों को गच्चा खाते हुए देखा है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे बच्चों को खूब अननेसेसरी लेंदी करते हैं। आपके सामने कितनी प्यार से हमारी कैलकुलेशन हो गई। नियरेस्ट इंटीजर में थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, हालांकि मैंने कुछ इतना ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन करा ही नहीं है। 6.626 था, मतलब 6.63 था, थोड़ा सा मैंने इसको कम करा है, तो थोड़ा सा मैंने इसको भी कम करा है, तो नियरेस्ट इंटीजर में भी अप्रोक्सीमेटली तो आंसर सेम ही फंस जाएगा, ये भी मान के चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, तो आई होप ये कैलकुलेशन मेरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरह से बस इसमें कभी भैया डेल्टा पी पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है हमारा अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपकी तरफ लिए लाऊं कि भैया इफ अनसर्टेनिटी इफ अनसर्टेनिटी इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर मोमेंटम आर न्यूमेरिकली इक्वल आर न्यूमेरिकली इक्वल if uncertainty in position and momentum are numerically equal, then derive expression for, है ना, then derive expression for, है ना, किसका, uncertainty in velocity, then derive expression for uncertainty in velocity। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। जो कंडीशन दी है बच्चों, वो ये भी एक जेई का खूब कॉमन क्वेश्चन है, तो उसने कंडीशन दे ही दी भैया कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी न्यूमेरिकली इक्वल है ना। देखो डायमेंशंस तो ऑब्वियसली यूनिट दोनों के अलग अलग, न्यूमेरिकल, अभी कल आपसे एक्सप्रेशन की बात कर, तो अगर मैं अपने फॉर्मूले में रखूं इसे, ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी
शुड बी, अभी इक्वल टू ले लेते हैं क्वेश्चन के लिए, एच अपॉन 4 पाई ना। फॉर्मूला था डेल एक्स इंटू डेल पी, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। न्यूमेरिकली मैंने बोला है मुझे उसे एच बाय 4 पाई ही लेना है, और डेल्टा एक्स की जगह भी डेल्टा पी लिखा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो डेल पी इंटू डेल पी, डेल पी का क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर। दैट मीन यहाँ से डेल्टा पी किसके बराबर, सर अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई। तो दैट मीन अब डेल्टा पी को, अब पूछा किसका एक्सप्रेशन है बच्चों, वेलोसिटी, तो डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम डेल्टा वी इज रूट ओवर एच अपॉन 4 पाई। तो आपसे डेल्टा वी पूछा गया है बच्चों, दैट इज 1/m अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई। अब इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना बच्चों। सर केयरफुल क्या रहना, बिल्कुल सिंपल सा तो था। क्या केयरफुल रहना है, कभी कभी वो इस अंडर रूट ऑफ 4 को बाहर लिख के ऑप्शन बी में ये दे दे, ठीक ना। कभी कभी वो बच्चों यहाँ एम को ही अंदर ले ले, पूरा अंडर रूट में लिख दे एच अपॉन 4 पाई m स्क्वायर, ठीक है ना। ऑप्शन ए में ये दे दे, ऑप्शन बी में ये दे दे, ऑप्शन सी में वो दे दे, और ऑप्शन डी में दे दे ऑल आर करेक्ट। तो केयरफुल है ना, सिंगल करेक्ट में है ना। ये चालाकी एक्सप्रेशन वाली भी कर देता है, इससे भी बचेंगे। और इतना तो अब हमारा पूरा हिंदुस्तान है ना, आर्मी 3.0 का एक एक बच्चा बच्चों फलाना ढिमका करते हुए ऐसी चीजें में तो तेज हो गया होगा, है ना, कि भैया इरवानी सर तो ऐसे है ना, हमारे इरवानी बाबा तो ऐसे दूर से देख के बोल देते अच्छा इसकी कैलकुलेशन ये होगी। तो भैया अब इतनी संगत का असर तो है ना, लगभग हम लोगों ने जो कितने घंटे बिता दिए हमने साथ में, अगर आप अंदाजा लें तो 300 घंटे हमने साथ में बिताए हैं बच्चों, 300 घंटे। क्योंकि लगभग है ना 80 लेक्चर का तो प्रॉपर सिलेबस 80 × 2 बोले 160 घंटे, बट हर लेक्चर 10 मिनट तो हमने खींचा ही था, तो 800 मिनट तो वो भी हमने खींच डाले होमवर्क के फॉर्म में, और 4-5 लेक्चर रिकॉर्डेड के फॉर्म में। तो ऑन एन एवरेज अगर हम 150 लेक्चर भी मान लें टोटल, ठीक है ना, 150 लेक्चर भी माने तो 125 तो मान ही सकते हैं, इंटू 2 भी कर दें, 250 घंटे मिनिमम हमने साथ में बिताए, तो उतना असर तो अब हमें आना ही आना है। ठीक है जी बच्चों। चलो इसके अलावा बच्चों है ना, अब इसकी हेल्प से आप जेई मेंस जेई एडवांस का कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि कुछ पूछ ही नहीं सकता बच्चों, फिक्स है। हाँ एक चीज जरूर है बच्चों, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट अनसर्टेनिटी ना देकर वेलोसिटी दे देगा, और वेलोसिटी में परसेंटेज एरर दे देगा या अनसर्टेनिटी वर्ड यूज करेगा। उसके लिए भैया वापस जो शायद जेई मेंस में है ना, आपको जो लास्ट क्लास का होमवर्क है उसमें कुछ क्वेश्चन हैं भी बच्चों, जो अब आप बड़ी आसानी से, मैंने बोला था ना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद कर ही दोगे। तो ये एक अगला इस पार्ट का जेएससी लिखना, परसेंटेज एरर इन पोजीशन। मैं वही बोल रहा हूँ ना बेटा, एरर वर्ड भी यूज कर सकता है और अनसर्टेनिटी भी, है ना। परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, ठीक है, या परसेंटेज एरर इन मोमेंटम, इन क्या आपका मोमेंटम, ठीक है। ये वर्ड अगर यूज कर रहा है तो इन तीनों के सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है ना। तो मतलब मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि हो सकता है आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में ना दे, वो आपको एक्स दे दे कि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर है, और बोले कि भैया उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी 10⁻²% है। मतलब इसका मीनिंग है बच्चों, वो इस पोजीशन से इतना इतना आगे पीछे जा सकता है, तो वो उसकी डेल्टा एक्स की रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने एक्स को रखा 10 की पावर जो भी पोजीशन दी थी कि भैया इलेक्ट्रॉन इस लोकेशन पर है, ठीक है ना, और अनसर्टेनिटी पोजीशन 10⁻², है, उससे डेल्टा एक्स आ जाएगा। ऐसा ही वेलोसिटी में कर सकता है बच्चों, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, और ऐसा ही आपका मोमेंटम में कर सकता है डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, ऐसा ही मोमेंटम में कर सकता है डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। तो इस तरह से बच्चों ये बड़ी आसानी से है ना, ठीक है जी, आपका हो जाएगा। मेरे पास शायद पिछली स्लाइड होगी बच्चों, ठीक है, तो आई होप अगर पिछली स्लाइड है मेरे पास तो उसमें से मैं आपको है ना एटॉमिक नंबर 3 की, ठीक है, उसमें एक आधा क्वेश्चन इस तरह का था, वैसे तो आपको होमवर्क के फॉर्म में मैंने दे दिया था। हाँ ये रहा, चलो मिल ही गया है। दिस इज जे ए आई ट्रिपल ई 2006 का क्वेश्चन है, मतलब वही जेई मेंस बोल दे हम तो, ठीक है ना। वो हमसे कह रहा है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास भी दे दिया है ब्रैकेट में, मूविंग विथ ए वेलोसिटी, मूविंग विथ ए वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, है ना, जो आपको होमवर्क मिला था उसमें है ये क्वेश्चन है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास दे दिया है, मूविंग विथ ए वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, और उसने वर्ड यूज करा है बच्चों एक्यूरेट अप टू,
उसने वर्ड यूज करा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक्यूरेट अप टू 0.001%, है ना, विल बी। और नीचे चार ऑप्शन है, एच की वैल्यू उन्होंने 6.63 ले ली है, जिससे हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, ये वेलोसिटी रही। जो भी भैया आपको परसेंटेज दिख जाए, अब वो वर्ड एरर यूज करे, अनसर्टेनिटी यूज करे, एक्यूरेट यूज करे, फलाना यूज करे, ढिमका यूज करे, हमें क्या मतलब है यार। परसेंट दिख गया आपको, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर ये वाला फॉर्मूला मुझे सीधे सीधे लगाना है। तो आपको भैया ये फॉर्मूला लगाओगे, 0.001 को मैं 10 पावर -3 लिख दूं बच्चों, इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी, कितना सर 300 इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो गए बच्चों, यहाँ से आपको डेल्टा वी आया सर, कितना आ गया 10 की पावर -3। अच्छी बात है। अब क्या करें सर, अब बस उसने डेल्टा एक्स पूछा है, फॉर्मूला एच अभी मैंने बोला, उस क्वेश्चन में भी वैल्यू आप देख सकते हो 6.63 है, मैं नहीं लूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है बच्चों, है ना। 6.6 इंटू 10 पावर -34, 22 बाय कितना 7, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 ही है, मैं 9 ही लूंगा, मैंने अभी रीजन दे दिया है। मल्टीप्लाइड बाय क्या बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या, है ना, अनसर्टेनिटी, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया, तो 3 इंटू 10 की पावर -3, ये रहा, है ना। अब क्वेश्चन मेरे सामने है, तो भैया उसके ऑप्शंस देखो, है ना। ऑप्शंस हैं आपके 10 पावर -2 मीटर में सभी, है ना। तो वो आपको दिख रहा होगा, ये -31, ये -3, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, -34, और ये -34, ये तो उड़ गया हमारा, कहानी खत्म करे सर। इसके अलावा बच्चों, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 0.3 हुआ, और 3 से इसको कैंसिल करूं तो 0.1 हुआ, ठीक है जी। अब मैं क्या करूं बच्चों, 7 ऑब्वियसली नीचे से ऊपर जाएगा तो 0.7 हो गया, है ना। ये 7 नीचे से ऊपर गया तो 0.7, और नीचे क्या बच्चा मेरे बच्चों, 4 9 जा 36, बाकी सब उड़ चुका है। तो वो ऑप्शंस आपके सामने क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में है बच्चों 0.7/36 कितना होगा, 2 से थोड़ा सा कम, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा है। अगर मैं इसे 70/36 लिख दूं इंटू 10 पावर -2, तो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है 1.92 इंटू 10 पावर -2, है ना। ऐसे ही जेई मेंस में भी आया हुआ है, जेई एडवांस में भी एक आधा क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी छोटी सी अगली सी चीज जो बाकी थी बच्चों, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों ही उस समय की बवाल चीजें थी बच्चों, क्योंकि अब जो हम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे हैं उसमें इन्हीं दोनों को यूज करा है। ये दोनों ही उस समय की बवाल चीजें थी, साफ साफ बता रहा हूं मैं प्यारे प्यारे बच्चों आपको, ठीक है ना। ठीक है, बट वही है कहानी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्वेश्चन आए इनके ऊपर तो ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने, क्योंकि लेमडा इक्वल्स टू h/mv, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन √2me, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन √2mqv, जो देखेगा डाटा बेटा उस हिसाब से तीनों। इलेक्ट्रॉन के केस में √150/φ, और रेडियस देकर आपसे पूछे तो 2πr इक्वल्स टू n लेमडा, कहानी इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। और हाइजेनबर्ग में तो एक ही फॉर्मूला है, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू h/4π, कहानी खत्म। तो इनके क्वेश्चन नाम बड़े दर्शन छोटे हैं बच्चों, कई बार कंफ्यूजिंग लगता है, नाम इतना बड़ा है अजीब सा, ठीक है ना। तो आई होप अब आप सब क्वेश्चन भर भर के कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक। तो फाइनली वी आर मूविंग टू अवर, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी, बट हम क्वांटम नंबर भी अब पढ़ेंगे, उसका भी एक वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाला है। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, है ना, इसी को हम भैया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, या इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, है ना। इट इज बेस्ड अपॉन क्वांटम मैकेनिक्स। और आपको पता है बच्चों, आप तो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स भैया मेरी तो बवाल, मेरे लिए तो भैया बवाल चीज है, मैं हाथ जोड़ के दूर ही रहता हूँ इससे, क्वांटम मैकेनिक्स से, है ना। मुझे तो फिजिक्स से ही दूर रहना पसंद है ना, ठीक है जी। बट जितना काम हमारा है तो हम उसकी बात करेंगे। तो वेव मैकेन बोर मॉडल ऑफ एटम के जो मैंने आपको लास्ट सेशन में लिमिटेशंस बताए थे, है ना, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नो प्रूफ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाज गिवन, ठीक है। इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एज वेल एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों ने तो भैया पार्टिकल को वेव की तरह माना है ना, ठीक है जी। वो सब लिमिटेशन थे, प्लस स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिटिंग लाइंस इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसे हम स्टार्क इफेक्ट या इन मैग्नेटिक फील्ड जीमन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस वाला भी मैंने रफ आइडिया दे दिया था, वो लिमिटेशंस थे बच्चों। तो ऑब्वियसली जब किसी मॉडल के लिमिटेशन आ रहे हैं तो नई चीज तो डिस्कवर करनी ही पड़ेगी,
नई चीज तो डिस्कवर करनी ही पड़ेगी प्यारे प्यारे बच्चों ना। और वो नई चीज भैया रिसर्च चलती रही। फाइनली भैया हमारे एक साइंटिस्ट आए, जीनियस साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, एरविन श्रोडिंजर। एरविन के आपका श्रोडिंजर, SCHRODINGER। अंग्रेजों की तो खैर स्पेलिंग भी इतनी बड़ी बड़ी अजीब सी होती है ना कि भैया नाम है ना, इसलिए मेरे को केवल दो ही शब्दों की स्पेलिंग अच्छे ढंग से याद है, एक जितेंद्र की और एक हिरवानी की। बाकी स्पेलिंग में कहीं ना कहीं मैं गजनी की तरह भूल जाता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन में तो बच्चा सही करवाता, सर वो स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, बट आप लोग है ना नहीं करा तो सही, बट होपफुली शायद आपके बैच में किस्मत से मेरी स्पेलिंग सही लिखी जाती है। तो एरविन श्रोडिंजर ना, तो दिस मॉडल इज डिराइव्ड बाय एरविन श्रोडिंजर। सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखना है ना, एंड इट इज कंसिस्टेंट विथ, है ना, एंड इट इज कंसिस्टेंट विथ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एज वेल एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपका मॉडल जो है डिराइव हुआ है ना, डिराइव करा है अरविंद श्रोडिंजर ने बच्चों। एंड दिस मॉडल इज कंसिस्टेंट विथ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एज वेल एज डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। दोनों से कंसिस्टेंट मतलब भैया उसने वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को मानना है। और क्या करा था बच्चों श्रोडिंजर ने? श्रोडिंजर ने इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक थ्री डायमेंशनल वेव माना था, है ना। श्रोडिंजर एज्यूम इलेक्ट्रॉन एज ए थ्री डायमेंशनल वेव। इसलिए आप वो साई वाई अगर कुछ देख के जो आपको जी मचलाता है, उल्टी करने का मन करता है, डरावनापन लगता है ना, साई वो वेव फंक्शन ही होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन के। हर एटॉमिक ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है। हर एटॉमिक ऑर्बिटल का एक क्या होता है? वेव फंक्शन, है ना। श्रोडिंजर भैया कम साइंटिस्ट नहीं था, नोबेल प्राइज मिला है। उसने बकायदा भैया इस पूरे मॉडल को सॉल्व करा है अपनी एक इक्वेशन से। तो इन दिस मॉडल श्रोडिंजर एज्यूम इलेक्ट्रॉन एज ए थ्री डायमेंशनल wave. In this model, Schrodinger assumed electron as a three-dimensional wave, which is moving in the field of, which is moving in the field of positively charged nucleus, है ना, which is moving in the field of positively charged nucleus, है ना। In this model, Schrodinger assumed electron as a three-dimensional wave which is moving in the field of positively charged nucleus. ठीक है ना, चार्ज ऑब्जेक्ट है तो भैया न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज माना है, उसके फील्ड में वो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एक थ्री डायमेंशनल वेव है। इसी वजह से बोला जाता है बच्चों कि अब वेव जब चलेगी बच्चों, तो वेव तो क्या है? पानी में आप तालाब में एक पत्थर फेंको, वेव्स खूब दूर तक हमें प्रैक्टिकली खूब दूर तक नजर आती है बनती हुई, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी बोला गया भैया कि इवन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इवन एट कहां पर? इनफाइनाइट डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो। ये स्टेटमेंट तो खैर मुझे पूरा पता है, एक एक बच्चे को शिद्दत से याद होगा ना। इवन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो। वो इसी वजह से बच्चों, क्योंकि थ्री डायमेंशनल वेव है भैया, घूम रही है। ठीक है ना। दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन एन इक्वेशन, दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन एन इक्वेशन नोन एज श्रोडिंजर इक्वेशन, known as Schrodinger equation, known as Schrodinger equation. This model is based upon an equation known as Schrodinger equation, है ना। अब क्या सर जरूरत है इसको याद रखने की? नहीं, ठीक है ना। डेल स्क्वायर, बस लिखवा दे रहा हूँ बच्चों, अच्छा लगता है, थोड़ा सा फील तो आए। ठीक है ना, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, ये है आपकी श्रोडिंजर इक्वेशन। सॉरी, दिस इज यूर नोन एज कौन सी इक्वेशन? श्रोडिंजर इक्वेशन। ठीक है ना। डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी इंटू साई इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें क्या क्या मीनिंग है टर्म्स का, याद नहीं रखना है बेटा, कोई जेएससी नहीं, बॉक्स में भले बंद कर दिया है। एक्स वाई जेड तो एस यूजुअल आप सभी को पता है कोऑर्डिनेट्स ही है। एक्स वाई जेड क्या है हमारा? कोऑर्डिनेट्स है ना। पाई कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसमें कुछ लिखना नहीं है। ई क्या है सर? ई है टोटल एनर्जी। ई है कौन सी एनर्जी बच्चों? टोटल एनर्जी। वी क्या है सर? वी है मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, ना, वी है पोटेंशियल एनर्जी। साई और डेल साई क्या है सर? साई इज वेव फंक्शन, साई इज व्हाट? वेव फंक्शन।
साई एक वेव फंक्शन है ना, जो कंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन जो आपका मैथमेटिक्स में होता है ना, वैसे ही कंटिन्यूस होना चाहिए बच्चों। इट कैन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है ना। वेव फंक्शन है भैया, ऊपर भी चल सकता है नीचे भी। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। साई इज वेव फंक्शन विच इज कंटिन्यूस इन नेचर, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। आ रही मेरी बात सभी को समझ में? एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू लेता है, ठीक है ना। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात बच्चा विच है, एंड एंड इट डज नॉट हैव, एंड इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग। सर याद क्या करना है, क्वेश्चन किससे बनेंगे वो बताओ। आपके दिमाग में चल रहा होगा, अभी आ रहा हूँ बेटा उस पर। थोड़ा सा जो ज्ञान है वो बता दूं। तो साई एक वेव फंक्शन है बच्चों, कंटिन्यूस होता है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, है ना। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, तो जहां पर होगा उसकी एक ही वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है ना। और इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है ना। फिर इतना लफड़ा क्यों कर रहे थे? लफड़ा करेंगे अभी, बताएंगे, है ना। और आखिरी चीज बता दूं कि डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर का मतलब तो आप खैर मुझे लगता है बताने की जरूरत है ही नहीं बच्चों, क्योंकि वो सिंपली क्या हो गया आपका, इट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई। और इसी तरह से डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, है ना, साई विथ रिस्पेक्ट टू किसके, आपका जेड। तो इस तरह से ये हमारी कहानी होती है। तो अब भैया जब साई का फिजिकल मीनिंग नहीं है सर, तो फिर करना क्या चाह रहे हैं हम लोग, है ना। साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है बच्चों, बट जैसे, है ना, साई का स्क्वायर जो है बच्चों, साई का भले फिजिकल मीनिंग ना हो, बट साई का जो स्क्वायर होता है, साई स्क्वायर, है ना, साई का जो स्क्वायर होता है बच्चों, साई का क्या स्क्वायर, इसे बुलाते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसे बुलाते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, एंड इट डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, एंड इट डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, है ना, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बच्चों आर डिस्टेंस पर आपको ये इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को बताता है। इस वजह से बच्चों साई का स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग है, ठीक है जी। तो व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल which electron can occupy and corresponding wave function psi of electron associated with each energy level, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मेरे को पीएचडी जो मटेरियल मिला था वो मैं कल पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, है ना, ठीक है। दिस क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन which are characterized by a set of three numbers, उन्हीं को बोलते हैं क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपके दिमाग में डाउट आ रहा है सर क्वांटम नंबर तो चार होती हैं बच्चों, चौथी स्पिन क्वांटम नंबर है ना। बट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से क्वांटम नंबर जो डिराइव हुई है वो केवल मात्र तीन है। इसलिए क्वांटम नंबर आपको अगले सेशन में जब मिलेंगी तो वहां पर बच्चों ये क्वेश्चन भी आता है भैया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कितनी क्वांटम नंबर डिराइव हुई हैं, तीन। कौन कौन सी, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक, है ना। कौन सी क्वांटम नंबर है जो डिराइव नहीं हुई है, स्पिन, है ना, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर को हमने आर्बिट्रेली क्या करा है बच्चों, एजू, है ना। तो ये लाइन में फिर से पढ़ रहा हूँ बच्चों के लिए सुनने लायक है। दिस क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सब क्वांटाइज बातें हो रही हैं, क्वांटम नंबर भी क्वांटाइज वर्ड से आया है ना। स्टेट्स एंड करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, वेव फंक्शंस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ थ्री नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक, ठीक है ना, अराइज एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस एज सॉल्यूशन ऑफ क्या, आपका श्रोडिंगर इक्वेशन। इनसे अपने आप वो आए हैं बच्चों, ठीक है ना, उतनी पीएचडी हमें नहीं करनी है। वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन किस कोऑर्डिनेट में है एटम के अंदर, एंड डज नॉट कंटेन एनी फिजिकल मीनिंग। इसका कोई भी मेरे प्यारे बच्चों फिजिकल मीनिंग नहीं है। एंड, ठीक है ना, and such wave functions of electron of hydrogen and hydrogen like species with one electron, इसका भी लिमिटेशन वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही, बट उससे खूब एडवांस है बोर से,
है ना, आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, उन्हीं से मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, है ना। इन्हीं को एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो वेव फंक्शन आते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन स्पीसीज जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं को आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हो बच्चों, है ना। तो साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, बट साई स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम, ठीक है ना, इज प्रोपोर्शनल टू द square of orbital function, that is psi square at that point, है ना। तो psi square is known as probability density and it is always क्या, पॉजिटिव। ऑब्वियसली psi भैया पॉजिटिव मतलब जीरो भी हो सकता है, और जहां पर psi स्क्वायर जीरो होता है बच्चों, जहां psi स्क्वायर जीरो होता है उसी को बुलाते हैं क्या, नोड। जहां पर साई स्क्वायर जीरो हो जाता है उसी को बुलाते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, नोड। ठीक है ना। तो ऑर्बिटल क्या होता है सर, और नोड क्या होता है, ध्यान देना। बोहर मॉडल में, है ना, इसके जो पार्ट है बच्चों, बच्चे सुनने के बाद इसका कोई क्वेश्चन आपका छूट ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है ना। अभी मैं इतने जेएससी देने वाला हूँ, बस जो की पॉइंट्स है अब, है ना, अब हो गई भाटिंग वाली बातें, भाटिंग मतलब हाई लेवल की सुनाने समझाने वाली बातें, अब की पॉइंट्स पे चले। बोहर मॉडल से बच्चों ऑर्बिट आया था, है ना, ध्यान देना। बोहर मॉडल से क्या आया था, ऑर्बिट। बोहर मॉडल से आया था ऑर्बिट, और ऑर्बिट को ही हम बुलाते हैं शेल। ऑर्बिट को ही हम बोलते हैं शेल। बट अब भैया यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑर्बिटल की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऑर्बिटल। ठीक है, क्या डिफरेंस होते हैं ऑर्बिट ऑर्बिटल में, ये क्वांटम नंबर में बताऊंगा। अभी डेफिनेशन बच्चों ना, ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है, रीजन इन स्पेस, वो रीजन स्पेस में, रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और ध्यान दे बच्चों, मैक्सिमम भी केवल अराउंड 90 to 95% हुई है ना। ठीक है ना, या वो रीजन इन स्पेस जहां पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम समय बिताता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम समय न्यूक्लियस के आसपास ही बिताएगा, नहीं तो वो खुला स्टांड हो जाएगा बेटा, भाग जाएगा फिर तो कहीं भी। तो न्यूक्लियस के आसपास ही होता है, ठीक है ना। तो आपने अगर देखा हो बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, है ना, एस ऑर्बिटल जैसे आपको पता हो, तो एस ऑर्बिटल किस शेप का होता है, स्फेरिकल। तो उसमें ऐसे डॉट 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 बने होते हैं। व्हाट इज दिस डॉट डॉट, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बता रहे हैं बच्चों की, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर घूम रहा है। इस तरह के डायग्राम को ही हम बुलाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम, या इलेक्ट्रॉन बाउंड्री सरफेस, जो भी आप बोलो इसे। ठीक है ना। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ऑर्बिटल वो रीजन है बच्चों जहां पर इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना मैक्सिमम समय बिताता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, स्टेबल होता है, मस्त होता है। बट वो समय भी पूरा 100% नहीं है, वो केवल 90 to 95% ही यहाँ पर है। क्योंकि बार बार हम बोलते ही बच्चों, इवन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इवन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो। आप 100 वर्ड यूज हो रहा है बच्चों, है ना। आप प्रोबेबिलिटी कभी 100% हो ही नहीं सकती है किसी भी इवेंट की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्टली बोले बच्चों, तो ऑर्बिटल मतलब जहां पर साइज स्क्वायर क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है ना, जहाँ साइज स्क्वायर मैक्सिमम हो उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। अब सर नोड क्या होता है, ऑब्वियसली भैया ये तो 90 to 95% है बच्चों, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा भी रीजन आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो नोड का मतलब ही होता है बच्चों रीजन इन स्पेस, है ना, रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी, अगेन प्रोबेबिलिटी है बच्चों, एग्जैक्टली नहीं, ऑफ फाइंडिंग, ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, है ना। रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये वो रीजन है स्पेस का जहां पर साई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। साई तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है बच्चों, बट साई स्क्वायर, ठीक है ना, जीरो होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मैथमेटिक्स की तरह है बच्चों, ठीक है ना। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स नेगेटिव भी होगा तो वाई तो हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है जी। अब नोड भैया टाइप्स ऑफ नोड की बात करें, टाइप्स ऑफ किसकी बात करें बच्चों, नोड की। तो नोड हमारे पास दो तरह के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
एक होता है रेडियल नोट, दूसरा होता है एंगुलर नोट। अब ये सब है ना, चलो पहले मैं बोल दूं फिर बताता हूँ। रेडियल नोट जिसे हम आर एन बोलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल नोट? नोट्स विच आर स्फेरिकल इन शेप। जो किस शेप के होंगे बच्चों? स्फेरिकल। तो नोट्स विच आर स्फेरिकल इन शेप, नोट्स विच आर स्फेरिकल इन शेप या नेचर, जो भी बोल दो, ठीक है। ऐसे नोट जो स्फेरिकल नेचर के होते हैं। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं आपसे रेडियल नोट का, अब ये है आपका, हालांकि है फॉर्मूला, बट हम तो भैया फॉर्मूलों को भी जेएससी बोलते ही हैं, ठीक है। और जहाँ इतना झेला है थोड़ा और सही, बस आखिरी ही है अब, ठीक है जी। मतलब आखिरी मतलब क्वांटम नंबर और सरफेस में थोड़े बहुत और जेएससी दे दूंगा। 2 लेक्चर्स जो है हमारे, तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये श्रोडिंगर ने पहले वो जो वेव फंक्शन है बच्चों, उनकी हेल्प से ग्राफ बना बना के है ना डिराइव करे हैं। बट अगेन हम उस डेरिवेशन में तो नहीं जा सकते। की पॉइंट जिनसे हमारा हर क्वेश्चन बड़ी आसानी से चुटकियों में हंसते हंसते सॉल्व हो जाए, वो ये है कि रेडियल नोड हमेशा किसके बराबर होते हैं बच्चों? n माइनस एल माइनस वन। एन क्या है सर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है सर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है? एल क्या है? सॉरी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चों सेकंड एंगुलर नोट की, कि एंगुलर नोट क्या होता है ना, एंगुलर नोट क्या होता है? ए एन। तो एंगुलर नोट का मतलब है नोट्स विच आर एट एनी पर्टिकुलर एंगल, है ना, नोट्स विच आर एट एनी पर्टिकुलर एंगल। ऐसे नोट जो किसी पर्टिकुलर एंगल पर होते हैं बच्चों, है ना। और इसलिए एंगुलर नोट का फॉर्मूला केवल एल है ना। एंगुलर नोट का फॉर्मूला जो है केवल एल है, ठीक है ना। और अगर मुझसे सर टोटल नोट पूछे तो टोटल नोट जो होते हैं बच्चों, दैट विल बी इक्वल्स टू रेडियल नोट प्लस एंगुलर नोट, मतलब एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल। तो आपके लिए टोटल नोट का फॉर्मूला हुआ एन माइनस वन। इनके ऊपर जेई में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों भर भर के क्वेश्चन आए। भर भर से मेरा मीनिंग है काफी बार, है ना। भर भर के मतलब ऐसा नहीं कि भैया हर पेपर में के लिए ही पूछ रहा है, बट काफी बार। भर भर से मेरा मीनिंग है काफी बार क्वेश्चन आए। डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना। रेडियल नोट इज एन माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोट इज एल, ठीक है ना। और टोटल नोट जो हो गए दोनों का सम, दैट इज एन माइनस वन। और एक होता है बच्चों नोडल प्लेन। अब ये क्या होता है सर? नोडल प्लेन का मतलब है, और नोडल प्लेन का है ना वैल्यू होता है बच्चों एल। सर ये क्या है ना। नोड तो बच्चों वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन न मिले, है ना। नोडल प्लेन क्या है? पूरा का पूरा प्लेन। नोडल प्लेन मतलब पूरा का पूरा प्लेन, जैसे हमारे पास है ना, नॉर्मली हम अगर एक्स वाई जेड एक्सिस लें तो एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक पूरा का पूरा प्लेन होगा जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, है ना। ये ऑर्बिटल्स की शेप में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी ये 4 फॉर्मूले हैं, इनके बेसिस पर सर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? क्वेश्चन आते हैं सिंपल से बच्चों, अगर मैं आपको यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्बिटल है ना 5-6 प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको बताइए बच्चों, है ना, कि हमारी हर क्लास में लगभग, अब अभी तक आप देखोगे हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, छोटे 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 क्वेश्चन ना हम खूब करते हैं, पता ही नहीं पड़ता है ना। जैसे ये तो चलो फॉर्मूला था, अब इसमें हमने एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, नंबर ऑफ वेव्स हमने बोल ही दी, फिफ्थ ऑर्बिट में पूछेगा तो 5, ठीक है ना। ये करा, फिर इधर हम देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना, छठा क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पर तो हम लाइन से 8-10 लिख, मतलब 5-6 लिख दे रहा हूँ, तो ये 10-12 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। तो क्या है, मैं आपको कुछ ऑर्बिटल दे रहा हूँ बच्चों, है ना, जैसे 1s दिया, 2s दिया, मान लो 2p दिया, 4s दिया, 5d दिया, थोड़ा ज़्यादा दूर हो रहा है, 4s दिया, एक 5d दिया, और एक आपको 5f भी दे दे रहा हूँ। चलो 6f दे देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? जरूरी तो ना कि आप बोलोगे सर 4f 5f तो है, 6f तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अननोन में भी तो दे सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या है बच्चों, कॉलम बस इतना सा है आपको, है ना। क्या करना है सर? आपको रेडियल नोट फॉर्मूला आपके सामने है एन माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोट फॉर्मूला आपके सामने एल।
टोटल नोड फॉर्मूला आपके सामने है n-1, है ना, और नोडल प्लेन फॉर्मूला आपके सामने है L भरने हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वीडियो पॉज करके पहले आप 1 मिनट में कर लेना, 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं आपको, केवल एन और एल बच्चों, और ये मुझे पूरी उम्मीद है आर्मी 3.0 से कि इतना आता होगा, है ना। जो आपको है ना नंबर लिखी हुई है बच्चों आगे, वो एन की वैल्यू होती है, ठीक है ना। और एल की वैल्यू अगर किसी को ना पता हो तो इतना मैं बता ही देता हूँ बच्चों। एस के लिए एल होता है 0, है ना, पी के लिए होता है 1, है ना। आप में से कई बच्चे बोल रहे होंगे सर पागल समझाए कि हमको इतनी भी बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, बट ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे हो सकते हैं बोले कि सर हमें तो नहीं पता था। तो भैया जो ऑर्बिटल होगा बच्चों ना, एस सब शेल के लिए, है ना, एस पी डी एफ सब शेल है, तो एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ठीक है जी, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो आपने जैसे 1 और 0 रखा बच्चों, ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया आपने, तो 1 - 0 - 1 देखो 0 आया, ये लगाया 0 आया, है ना। n1 है, ये 0 ये 0। मतलब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसे सबशेल या ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जहां उसके पास, ठीक है ना, जहां उसके पास, है ना, एस सबशेल है बच्चों, बट जब मैंने 1s बोल दिया तो ये ऑर्बिटल हो गया बच्चों, ये क्या हो गया आपका, ऑर्बिटल हो गया, मतलब ठीक है ना, सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। ठीक है जी, सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, जैसे घर होता है, घर के अंदर कमरा है, कमरे के अंदर अलमारी है, लाइक दैट। तो शेल के अंदर होते हैं सबशेल, और सबशेल के अंदर होते हैं क्या बच्चों, ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमसे ये भी बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जहां उसके पास किसी भी तरह का कोई नोड नहीं है, ना एंगुलर है, ना रेडियल है, ना टोटल, मतलब एंगुलर रेडियल बोल दे रहा तो टोटल नहीं बोलेगा, ना नोडल प्लेन है। तो भैया वो केवल और केवल 1s हो सकता है, और आया हुआ है जेई में क्वेश्चन, आया हुआ है बच्चों जेई में क्वेश्चन ना, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, 2s की अगर मैं बात करता हूँ तो n हो गया 2, l हो गया कितना आपका 0। तो आप जैसे ही पुट करोगे 2 - 0 - 1, देखो इसमें नोड आ गया। बाकी आप कोई भी चार्ट भरोगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप इसे खुद भर ले। तो इसमें 1 हुआ, एंगुलर नोड निकालोगे बच्चों 0, टोटल नोड 1, ये 0। ठीक है ना, एस में इसलिए मैंने एक 4s भी दिया है, पहले यही बता दूं, n4 है, l0। एस में कभी भी ना एंगुलर नोड होगा ना नोडल प्लेन होगा। ठीक है, इसका देखो 4 - 0 - 1, रेडियल नोड 3 है, एंगुलर नोड 0 है, टोटल नोड 3 है, 0 है। तो ये भी भैया जेएससी है, अगले पेज में लिखा रहा हूँ। अगर किसी भी तरह का कोई नोड नहीं है तो केवल और केवल 1s, अगर एंगुलर नोड नहीं है या नोडल प्लेन नहीं है तो केवल और केवल ऐसे ही हो सकता है, वो भले 2s हो, 1s हो, 4s हो। ये जानकारियां ही, इंफॉर्मेशन ही क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, है ना। 2p में आप देखोगे तो n आपका 2 है, बट l आपका 1 है। तो यहाँ पर भी आपका रेडियल नोड कितना हो गया बच्चों, 0। एंगुलर नोड की बात करोगे तो 1, टोटल नोड 1, नोडल प्लेन 1, ठीक है ना। अब 5D की बात करोगे तो n सर 5 है, n आपका 5 है सर, ठीक है ना। n हो गया कितना बच्चों 5, और l हो गया कितना 3। तो 5 - 3 - 1 मतलब 1, ठीक है ना। एंगुलर नोड आपका L3 है, क्यों, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर दिया मैंने, L2 है, L2 है, तो यहाँ पर 5 - 2 - 1 मतलब 2, एंगुलर नोड आपका 2, टोटल नोड 4, नोडल प्लेन 2, है ना। बट 6f में जाओगे तो n है आपका 6, और l है आपका कितना, l है कितना 3। तो 6 - 3 - 1 मतलब ये भी हो गया 2, है ना। l हो गया आपका 3, टोटल नोड हो गया बच्चों 5, और नोडल प्लेन हो गए 3, है ना। हम एफ सब शेल की तो शेप की बात करते ही नहीं बच्चों, आप सभी को पता है, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम केवल एसपीडी की ही बात करेंगे, वो हम क्वांटम नंबर अगले वाले सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले पहली इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, है ना, क्योंकि श्रोडिंगर आते ही, वो ग्राफ आते ही जो अब मैं समझाने जा रहा हूँ, बच्चा खूब ज्यादा डर जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। प्लीज ना डरें, क्योंकि आज के बाद आपको उनमें कोई कहीं कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। मैं इतने अच्छे ढंग से एक थीम बताने जा रहा हूँ बच्चों, ग्राफ बनाने में काहे का डर यार, ठीक है ना। ठीक है जी, आई होप पहला पार्ट आप सभी को क्लियर है ना। अब भैया श्रोडिंजर ने बच्चों शिद्दत से इस इक्वेशन को डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0 को सॉल्व करा है बच्चों, हर एक ऑर्बिटल के लिए, और बाकायदा हर एक ऑर्बिटल का उसने वेव फंक्शन निकाला है।
और बाकायदा बच्चों उसने हर एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन भी निकाला है। ठीक है, हमारे लिए उतना हम नहीं कर सकते बच्चों, तो हम बस फाइनली जो की पॉइंट्स हैं कि भैया श्रोडिंगर ने सबसे पहला काम क्या करा था। उसने बच्चों अभी जो इक्वेशन है उसकी वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थी, एक्स वाई जेड में। उन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पहले उसने कन्वर्ट करा पोलर कोऑर्डिनेट में, आर थीटा एंड फाई, है ना। उसे उन्होंने पहले कन्वर्ट करा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, दैट इज आर थीटा एंड क्या आपका फाई। ठीक है, अब भैया, ठीक है, आर थीटा फाइव में कन्वर्ट करने के बाद भी उनका दिल है कि मानता नहीं हुआ, है ना। दिल को चैन ही नहीं मिला उनको। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। श्रोडिंगर ने बोला भैया, भैया मेरे दिल को, श्रोडिंगर वेव फंक्शन को, मेरे दिल को चैन आए, ऐसा कुछ काम कर। नहीं सुना उसने, है ना। तो श्रोडिंगर ने फिर अपना चेन खुद ही लाया। फिर इसने बच्चों इसे दो पार्ट में तोड़ दिया, साई आर अलग करा, जिसे कई बार आर कैपिटल आर भी लिखा जाता है ना। और दूसरा बच्चों उसने साई थीटा फाई अलग कर दिया। सर इससे क्या हुआ, है ना। साई आर फाई जो है बच्चों पहला वाला, है ना, साई आर इट इज नोन एज रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। इट इज नोन एज रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। इट इज नोन एज रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, है ना। सर मीनिंग क्या हुआ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेगा विद डिस्टेंस, है ना। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में नोड वोड जो भी बातें करना चाहेगा बच्चों, वो केवल डिस्टेंस के टर्म्स में बात करेगा, आर के टर्म्स में, डिस्टेंस के साथ उनके वेरिएशन को समझाएगा। ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन एंड इट डिपेंड्स अपॉन, है ना, क्वांटम नंबर। इट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है ना। ये सब काम श्रोडिंगर ने करा बच्चों, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो उसने पहले साई एक्स वाई जेड को आर थीटा फाइव में बदला, फिर दो पार्ट में तोड़ा। हमारे लिए इंपॉर्टेंटली बच्चों रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन के ग्राफ ग्राफ आते हैं, जो शायद आपने देखे होंगे, जिनसे आपको डर लगता होगा, जो 5 मिनट में आपका डर अभी मैं दूर करने जा रहा हूँ। और साई थीटा फाई क्या है सर, साई थीटा फाई जो है बच्चों दैट इज एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। दैट इज एंगुलर पार्ट ऑफ क्या, वेव फंक्शन। दैट इज एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ये क्या करता है सर, ये बच्चों नोड वोड की लोकेशन को, है ना, एंगल्स के टर्म में, थीटा और फाई के टर्म्स में डिनोट करने का काम करता है बच्चों। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, है ना, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर फॉर्मूले में तो कहीं एम आया ही नहीं था। नहीं बेटा, है ना, आया था, आपने ध्यान नहीं दिया है, मतलब वो हिडन था। हिडन कैसे, मैंने आपको केवल 2p लिखा है बच्चों। अब 2p में एक एंगुलर नोड है, एक नोडल प्लेन है, बट 2p एक्स में अलग होगा, मतलब प्लेन का नेचर चेंज हो जाएगा। 2p वाई का अलग होगा, 2p जेड, क्योंकि m जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इतना रफ आइडिया होगा, और जो मैं पूरी पढ़ाऊंगा अभी आपको, वो क्या करता है बच्चों, वो आपको ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल बताता है। px का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा, है ना। py का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग वाई एक्सिस, pz का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग जेड एक्सिस। इस वजह से बच्चों वो हिडनली शामिल है ना। भले वो नोडल प्लेन सब में एक आएगा, 2p x में भी एक है, 3p x में भी एक है, 2py में भी एक है, ठीक है ना, बट उसका नेचर अलग अलग है। वो नेचर एंगल थीटा और फाई के टर्म्स में डिपेंड करता है, जो हमारे काम का नहीं, हमारे काम के लिए केवल रेडियल पार्ट है ना। तो अब रेडियल पार्ट के लिए आपको मैं महाभयानक जेएससी बताने जा रहा हूं। तो हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट है बच्चों रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, है ना। चूंकि रेडियल पार्ट है बच्चों, इसीलिए कैपिटल आर और ब्रैकेट में, चूंकि वो आर के साथ डिस्टेंस शो करता है, इसलिए ये भी है। तो कई बार बच्चे डर जाते हैं, डरना मत। अब रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन दैट इज साई आर, है ना, साई आर बोलो, या आप इसे, है ना, और आप इसे आर कैपिटल आर बोलो। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें पहले तो बता दूं होता क्या है। इसमें आपसे बच्चों 3 ग्राफ पूछे जाते हैं। सर कौन कौन से 3 ग्राफ, अभी तो मैं बना नहीं रहा हूं, अभी के लिए बता रहा हूं। एक साई वर्सेस आर का, एक
साई स्क्वायर वर्सेस आर का। ऑब्वियसली अगर आपको साई वर्सेस आर का ग्राफ पता पड़ गया, साई स्क्वायर वर्सेस आर का तो खत्म ही है, क्योंकि जो ऊपर वाले का वही नीचे वाले का, द ओनली चेंज कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको ऊपर कर देना मिरर इमेज की तरह ना। एंड व्हाट इज द थर्ड ग्राफ? व्हाट इज थर्ड ग्राफ? थर्ड ग्राफ ही बच्चों 4 पाई r² साई स्क्वायर वर्सेस आर, है ना। थर्ड ग्राफ को हम RPDF भी बुलाते हैं। द थर्ड ग्राफ इज नोन एज RPDF। सर ये क्या होता है? रेडियल प्रोबेबिलिटी, है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना। थर्ड ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना। पहला वाला ग्राफ क्या करता है सर? पहला वाला बच्चों साई जो वेव फंक्शन है किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का, उसका वेरिएशन शो करता है विद डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम हमेशा ओरिजिन पर मानते हैं, ठीक है ना। दूसरा ग्राफ क्या करता है? ऑब्वियसली दूसरा ग्राफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है बच्चों, इसे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो उसका भी RPDF ही होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बट ये डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर RPDF लिखा हुआ है ना, तो वो केवल और केवल नीचे वाला ही है ना, क्योंकि इसको कॉमनली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही बोलते हैं, इसको कॉमनली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही बोलते हैं, समझे। और चूंकि फंक्शन तो है ही बच्चों, तो और रेडियल पार्ट है, इसलिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पूरा भी बोल दे तो पाप पड़ने वाला नहीं है, है ना। ये क्या बताता है बच्चों? सर दोनों में अंतर क्या है? वो तो सिंपली साई का किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है उसका वेरिएशन बता रहा है विद डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरा क्या बता रहा है? दूसरा चूंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बच्चों, तो दूसरा ग्राफ आपको बताता है न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को। अगर मुझे एक ग्राफ पता पड़ जाए तो मुझे पता पड़ जाएगा भैया कि न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है जी। अब क्या तीसरा क्या बता रहा है सर फिर? है ना, तीसरा क्या बता रहा है सर फिर? तीसरा बताता है बच्चों न्यूक्लियस से r डिस्टेंस बच्चों एक पॉइंट नहीं होगा, न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट नहीं होगा, तो सर कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। आपको भी पता है बच्चों ना, अगर न्यूक्लियस मेरे सेंटर पे ले लेता हूं तो ये r डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये r डिस्टेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है एक पॉइंट पर। बट ऐसे एक पॉइंट नहीं होंगे, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे बच्चों? इनफाइनाइट। तो आप याद करो फिजिक्स में थिन स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? 4/3 पाई r प्लस dr का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई r³ करोगे तो ये 4 पाई r² आ जाएगा। तो उस थिन स्फेरिकल शेल मतलब वो हर पॉइंट पर बच्चों, जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बताता है ना। तो पहले तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए। पहला तो सिंपली भैया ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का वेरिएशन विद डिस्टेंस बता रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की किसी पॉइंट पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तीसरा न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक है ना। इसलिए तीन ग्राफ होते हैं। और बार बार कह रहा हूँ बच्चों, साई को कभी भी वो कैपिटल R भी लिख सकता है, तो कई बार इसे R वर्सेस R भी बोल सकते हो आप, है ना, ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूँ। इससे आप r² वर्सेस r², और इसमें तो और बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें 4 पाई स्मॉल r² भी आता है और कैपिटल R² भी आ जाता है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अब सर क्या JSC है ना, JSC बस इतनी सी है बच्चों, सुन लेना, सभी खत्म है, सब ग्राफ खत्म है बच्चों। आई होप थोड़ा और बड़ा कर दूं, जो भी आपका डर है सब खत्म अभी, है ना। इंतजार बस 2 मिनट का। पहला बच्चों, अगर आप साई वर्सेस आर की बात कर रहे हो, ठीक है, साई वर्सेस आर की बात कर रहे हो, तो एस ऑर्बिटल के लिए ये ग्राफ नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो। देखो, पहली बात तो बता दूं बच्चों, साई का ग्राफ हमेशा, ठीक है ना, न्यूक्लियस से जैसे दूर जाते जाएंगे ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्या होती है कि कम होती जाएगी, ये तो पता ही है। और इन्फिनिटी पर जाएंगे जैसे जैसे आर इधर बढ़ता जा रहा है, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी होती जाएगी? जीरो। तो हर ग्राफ
हर ग्राफ टेंडिंग टू जीरो ही होगा, हर ग्राफ टेंडिंग टू जीरो ही होगा आर बढ़ने पर, ध्यान देना, ये तो समझ लेना है ना। तो एस के लिए बच्चों कोई भी एस हो, ये ग्राफ नॉन जीरो वैल्यू से ही चालू होगा। कहाँ से चालू होगा? नॉन जीरो से। ठीक है जी। दूसरा, पी हो या डी हो या एफ के लिए, दे ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो। सर ऐसा क्यों? बच्चों आपको पता है पी का शेप डंबेल होता है ना, बीच में सेंटर पर ओरिजिन पर क्या है? न्यूक्लियस आया ना। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पे तो कभी इलेक्ट्रॉन मिल नहीं सकता है, तो साई भी जीरो होगा, साई का स्क्वायर भी जीरो होगा, कहानी खत्म। बस इसीलिए एस में क्या होता है बच्चों, एस के आसपास ही इलेक्ट्रॉन मिलना चालू कर देता है, इसलिए वो नॉन जीरो वैल्यू से चालू हो रहा है। ठीक है। क्या सर ये ग्राफ एक्सिस आर एक्सिस को कट करेगा? ये एक्सिस आर एक्सिस को कट करेगा, है ना। कट्स आर एक्सिस, ऐसा अंग्रेजी में लिख दूं, कट्स क्या आपको? आर एक्सिस, है ना। when when radial node occurs, when radial nodes occurs and and changes changes its sign, कहानी खत्म। बस इतना ही है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों की श्रोडिंजर ने पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करा है, ग्राफ बनाए हैं, फिर उसने रेडियल नोड का फॉर्मूला दिया था n-l-1। हमने उल्टा करा है बच्चों, हमने पहले रेडियल नोड समझ लिए कि रेडियल नोड n-l-1 है, उससे आपको, है ना, क्योंकि हमें हमें श्रोडिंजर नहीं बनना है, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है। मैं साइंटिस्ट बनाने आया भी नहीं हूँ आपको बच्चों, है ना। मैं केवल आपको जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसमें उसको पास करवा के इंजीनियरिंग में अंदर कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में पहुंचाने के लिए आया हूँ, और वो आईआईटी ही हो, भगवान की दुआ है मेरी। ठीक है ना। तो इसीलिए भैया हमें केवल एक क्वेश्चन जो आ रहा है आएगा तो एक ही, वो 4 नंबर उससे लेकर आने। ठीक है ना। तो हमारा काम बस इतने से हो जाएगा कि साई वर्सेस आर का किसी का भी ग्राफ बनाओ, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू से ग्राफ दिखते ही तुरंत एस का है, जीरो से दिखते ही पीडीएफ का है। और जहां उतनी बार एक्सिस को कट करेगा बच्चों जहां जहां पर रेडियल नोड आएगा, और रेडियल नोड आते ही अगर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, लाइक दैट साइन चेंज करता चलेगा। ठीक। सर साई स्क्वायर वर्सेस आर में क्या होगा? खत्म ही हो गया बेटा। अगर आपको साई वर्सेस आर का समझ में आ गया है तो साई स्क्वायर वर्सेस आर में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, उसमें भी यही कहानी है। एस के लिए नॉन जीरो, एस के लिए नॉन जीरो, ठीक है ना। और पी डी एफ के लिए, क्योंकि स्क्वायर ही तो करना है, चालू जीरो से ही होगा, मतलब ओरिजिन से होगा, है ना। जीरो मतलब ओरिजिन है बच्चों, जीरो मतलब क्या है? मेरा ओरिजिन से चालू होगा। ठीक है। और क्या है बच्चों? और क्या है? अब इसमें हम कट्स नहीं बोलेंगे बच्चों, टच करेंगे, है ना, टच वर्ड यूज करेंगे। टच आर एक्सिस वेयर, है ना, टच करेगा बस, वेयर रेडियल नोड अकर्स, वेयर रेडियल नोड अकर्स, है ना। और ये भैया ऑलवेज क्या है आपका? पॉजिटिव। ऊपर भी लिख देते हैं, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तो खैर होना ही है। ये पॉजिटिव है और आर एक्सिस को टच करेगा, मतलब जहां पर ये टच करेगा बच्चों वहां पर ये जीरो वैल्यू ले लेगा। ठीक है ना। और तीसरे के लिए मैं अगले पे चल रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरे के लिए मैं अगले पे चल रहा हूँ, पहले ये दो आई होप समझ में आए होंगे। तीसरा जेएससी अगले पेज पे लिख रहा हूँ, है ना। तो तीसरे के लिए ना, जैसे आपको, है ना, अपने सपोर्ट के लिए जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन आई गया है, पेज चेंज करने पे दिखाई दूं, है ना। तो आपको पता ही है, वाई फियर व्हेन जेएस सर इज हियर, वाई फियर व्हेन कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको मैंने बोला है बच्चों, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ है, ऊपर से चालू होने वाला ग्राफ केवल और केवल एस का हो सकता है, साई और साई स्क्वायर में, है ना। क्योंकि तीसरा ग्राफ जो है बच्चों 4 पाई r² साई स्क्वायर, ये जगह नहीं है, ये सभी का जीरो से चालू होगा, क्यों? है ना। आर आ चुका है बच्चों, आर आते ही ये सब के लिए जीरो से ही चालू होगा, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ, है ना। चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, जगह नहीं थी इसलिए अगले पे चलना पड़ रहा है। लास्ट वाले ग्राफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सभी के लिए जीरो से चालू होगा होगा होगा। ठीक है। मतलब अगर साई और साई स्क्वायर का ग्राफ आया
ठीक है ना, ऊपर से चालू हो रहा है तो केवल ऐसे ही हो सकता है, 2s 3s और 1s। सर और कैसे पहचानेंगे? साई स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव है, जितनी बार आर इंफिनिटी पर टेंडिंग टू जीरो होगा ही होगा, आप देख लो। और जितनी बार एक्सिस को टच कर रहा है बच्चों, उतने रेडियल नोड है। कितनी बार टच कर रहा है? ये रेडियल नोड है ना, कितनी बार टच कर रहा है बच्चों? एक बार। तो अगर रेडियल नोड 1 है तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है? एन माइनस एल। चूंकि ऊपर से चालू हो रहा है तो एस का ही होगा, है ना। एस के लिए एल की वैल्यू कितना? 0। तो 1 = n - 0 - 1। यू कैन सी एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है जी, कहानी खत्म हो गई बच्चों। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं बच्चों, मैं बोल ही रहा हूँ। इन ग्राफ को देखकर जी मचलाता है, उल्टी करने का मन करता है, डर लगता है, वो तब तक जब तक इन्हें कोई ढंग से समझाए नहीं। ये तो सिंपली ग्राफ है बच्चों, ग्राफ है। एस में चूंकि न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन मिलना चालू हो जाता है, और जैसे जैसे नॉर्मल रूल है बच्चों, जैसे जैसे हम सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, मेरी औकात के बाहर है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि श्रोडिंगर ने भी कंप्यूटर को यूज करके सॉल्व करा है। ठीक है ना। क्या सर ये वेव फंक्शन हमें याद होने चाहिए? नहीं, दो चार में लिखवा रहा हूँ, उनका भी ट्रिक बता रहा हूँ, बट आपको याद एक भी नहीं रखना है। अगर क्वेश्चन एक बार जेई एडवांस 2004 में, जिनके पास पीवाईक्यू है तुरंत देख लें, एक बार जेई एडवांस 2004 में साई का वेव फंक्शन का इक्वेशन लिख के आया था बच्चों, 2s ऑर्बिटल का, है ना। उसके बाद, है ना, काफी टीचर्स बच्चों को ये याद रख लो, ये क्वेश्चन आया नहीं, उसमें इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन तो याद रख ही नहीं सकते बच्चों, है ना। ठीक है, आप देख सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैंने अपने प्रूफ के लिए बताया, और भी है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ अगली कहानी, तीसरा जेएससी, या इससे पहले चलो, है ना, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ 1s के जेएससी से पहले मैं ग्राफ भी बनाना चालू कर दे रहा हूँ। 1s के लिए मुझे साई वर्सेस आर का बताइए, है ना, साई स्क्वायर वर्सेस आर का बताइए। और तीसरा भी बना देते हैं अपन, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर का, है ना। तो तीसरी जेएससी तो मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, इसलिए मैंने, है ना, तीसरी जेएससी अपन यहाँ लिखेंगे अपनी। और ये तो भैया राम बाण है ये जेएससी तो। अब देखो 1s है, आपको मैंने क्या बोला बच्चों? पहले उसका रेडियल नोड मनी मन निकाल लो। सर 1 - 0 - 1 = 0, मतलब ये ग्राफ कभी भी आर एक्सिस को कट नहीं करेगा, साई वर्सेस आर। सर ऐसे ऊपर से डिक्रीजिंग जाना, तो बच्चों आर बढ़ेगा तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाना ही है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। चले गया सर इन्फिनिटी पर। सर साई स्क्वायर वर्सेस आर, भैया साई स्क्वायर वर्सेस आर भी ऐसा ही रहेगा, इसका स्क्वायर ही तो करना है। हमसे कोई पॉइंट पे वैल्यू वैल्यू फलाना ढिमका नहीं पूछने वाला है, हमसे केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल ग्राफ पूछेगा। सर 4 पाई आर स्क्वायर साइज का लिखवाया नहीं है भले बच्चों, बट बता दे रहा हूँ कि सबका, है ना, जेएसटी तो लिखा रहा हूँ, चालू कहाँ से होगा? 0। आर जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो वापस 0 पे जाना है, मतलब ये लास्ट वाला ग्राफ सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और वो सबके लिए सेम है, सबका पहाड़ी जैसे ही ग्राफ होगा। क्योंकि रेडियल नोट 0 है, इसलिए उसने आर एक्सिस को टच भी नहीं करा है। होगा सबके लिए 0, ये बता दे रहा हूँ, है ना। स्टार्ट भी 0 से होगा, पहाड़ी वाला होगा। देखो शुरू में तो 0 था ही, आखिरी में भी 0 जाना है। तो भैया अगर लगातार बढ़ता जाएगा तो 0 हो नहीं सकता है, लगा नीचे जा नहीं सकता है, क्योंकि आर स्क्वायर भी पॉजिटिव है, साई स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो भैया रहना भी ऊपर ही है, तो शुरू में बढ़ेगा फिर घटेगा। सर ऐसा क्यों हुआ? बेटा दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ चुका है, मैक्सवेल को याद रखो, है ना। आर बढ़ने पर आर स्क्वायर वाला पार्ट बढ़ाएगा, और साई बढ़ने पर साई स्क्वायर वाला पार्ट घटाएगा। इसमें भी साई में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं, जो मैं एक दो फंक्शन लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू में एक्सपोनेंशियल पार्ट, और बाद में आर वाला पार्ट डोमिनेट करके बढ़ने घटने वाला पैटर्न आता है। ठीक है, मतलब लास्ट जेएससी मेरा यही है कि अगर हमसे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चों, इट इज फर्स्ट पॉइंट सबके लिए एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो। पहला पॉइंट बच्चों, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ये हमेशा 0 से चालू होगा सभी के लिए। ठीक है ना। दूसरा बच्चों, टच आर एक्सिस, है ना, टच आर एक्सिस वेयर
रेडियल नोड अकर्स, जहां जहां पर आएगा तब टच करेगा बच्चों अगली बार। क्योंकि इसमें रेडियल नोड जीरो था, टच ही नहीं करा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है सर? तीसरा पॉइंट है बच्चों कि ग्राफ जो है वो पहाड़ी वाला है, पहाड़ी ग्राफ नाम दिया है जेएच बाबा ने इसको, है ना? ठीक है जी। और नंबर ऑफ पहाड़ी, नंबर ऑफ पहाड़ी इज इक्वल्स टू रेडियल नोड प्लस वन, है ना? और चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? पहाड़ी की हाइट, पहाड़ी की हाइट, पहाड़ी की हाइट इंक्रीज होती जाएगी। जितनी बार पहाड़ी आएंगी ना, उनकी हाइट बढ़ती जाएगी। दीज आर द 4 पॉइंट। यहाँ पे देखो रेडियल नोट कितने थे बच्चों? जीरो है, तो एक ही पहाड़ी है ना। पहाड़ी मतलब बेसिकली आप पीक बोल सकते हो, पहाड़ी मतलब पीक भी बोल सकते हो इसे। तो एक ही बार पीक आया है। अब अगर किसी में, है ना, अब जैसे रेडियल नोट किस किस में जीरो होते हैं, अब सबसे चमत्कार वाली बात सुनना। वन एस में रेडियल नोट जीरो है अगर बच्चों, तो ये ग्राफ केवल वन एस का नहीं है, ये ग्राफ टू पी का भी हो सकता है। क्योंकि टू पी में भी तो रेडियल नोट जीरो ही है, कैलकुलेट करके देख लो। टू माइनस वन मतलब, सर ये ग्राफ तो फिर थ्री डी का भी हो सकता है। हाँ, ये ग्राफ थ्री डी का भी हो सकता है। सर ये ग्राफ तो फोर एफ का भी हो सकता है। बिल्कुल सही, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि उसने वैल्यू, हाँ सर, वैल्यूज, वैल्यूज सबकी अलग अलग होंगी बच्चों, क्योंकि वन एस का वेव फंक्शन अलग है, टू एस का अलग है, टू पी का अलग है, थ्री एस का अलग है, थ्री पी का अलग है, बट पैटर्न सबका यही रहेगा, पैटर्न सबका यही रहेगा। ठीक है ना? तो अब देखिए, अब तो आप बिल्कुल मास्टरी आ गई होगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे आपका इंतजार जरूर रहेगा बच्चों, क्योंकि इस पार्ट में मुझे पूरी उम्मीद है, लाइव होता तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस पर तो 100% वोटिंग मुझे मिल जाती, है ना? इतना मुझे आपसे उम्मीद है, और अपने आप से भी, कि इस पर आप दे देते कि हाँ सर, ये तो हमें आज तक पता ही नहीं था कि ऐसा होता है क्या। आ रही मेरी प्यारे बच्चों बात समझ में? तो अब देखो, अगर बच्चों मैं टू एस के लिए बोल रहा हूँ आपसे, तो कोई चिंता ही नहीं करने का भाई। वाई फियर व्हेन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, फोर पाई आर स्क्वायर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, है ना? कई बुक्स में इसका भी डेरिवेशन दिया होता है बच्चों ना, मैंने ओरली बता दिया। डेरिवेशन मतलब वही कि ये आया कहाँ से, फोर पाई है इसको मैंने बस थिन बता दिया। कि आप जो फिजिक्स में करते रहते हो बच्चों, आर डिस्टेंस पर हमने एक थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस डी आर ली, तो बड़ी वाली उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब अपने आप आ जाता है। ठीक है ना? बाकी कुछ नहीं। तो अब देखो सर, हमने तो क्या करा सर, हमने रेडियल नोड निकाल लिए। बिल्कुल सही, यही करना है। टू माइनस जीरो माइनस वन, सर वन है। एस से सर आपने बोला ऊपर से चालू होगा, बिल्कुल सही। एक रेडियल नोड है सर, एक बार कट करेगा, ठीक है ना? एक ही बार कट करेगा, जहां कट करेगा, जहां कट करेगा ये रेडियल नोड है। ठीक है ना? दोबारा नहीं करेगा बच्चों, एक ही रेडियल नोड है। और अब बच्चों वापस इन्फिनिटी पे तो जीरो पे जाना ही है सर, तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर साई स्क्वायर वर्सेस आर का होगा, ये कट नहीं करता है बच्चों, ये टच करता है। कट और टच का मतलब समझना। और टच करके वापस क्या होगा, मिरर इमेज, जो नेगेटिव पोर्शन है वो पॉजिटिव इमेज में बदल जाएगा। यही तो आपका 2019 का क्वेश्चन था अभी, ये रहा 2019 का क्वेश्चन। देख के आप बच्चों, आप सपने में कोई पूछेगा ना ये ग्राफ किसका है, बता दोगे, या इसका ग्राफ बनाओ, तो देख के बना दोगे, कहानी खत्म। मैं एक दो के वेव फंक्शन लिखाऊंगा समझाने के लिए, वो भी जेएससी बताने जा रहा हूँ पहले ये। अब इसमें ग्राफ कैसे होगा भैया, बोला पहाड़ी वाला है, ठीक है ना? एक बार टच करेगा क्योंकि एक रेडियल नोड है, और हर बार पहाड़ी की हाइट बेटा बढ़ती जाती है, हर बार पहाड़ी की हाइट बढ़ती जाती है। जहां पर ये टच कर रहा है ये रेडियल नोड है, जहां ये टच कर रहा है ये रेडियल नोड है। अब ये ग्राफ केवल इसका नहीं है, ये ग्राफ केवल टू एस का नहीं है, ये ग्राफ टू एस का भी है। एक एक बढ़ता जाएगा बच्चों। एस को पी करो, टू को थ्री करो। अब थ्री को कितना कर दें, फोर, तो पी की जगह डी कर दो। फोर को कितना करो बच्चों, फाइव, ठीक है, और उधर एफ कर दो, ऐसा। तो आप देख लो बच्चों, ऊपर ही मैंने एक तरह से छह ग्राफ बन गए। एक दो तीन तो है ही, बट तीन इसके एक्स्ट्रा भी तो बन गए। फिर नीचे छह बन गए, छह दूनी कितने हो गए, 12 ग्राफ, है ना? अब वेव फंक्शन पे मैं आ रहा हूँ, एक पेज में और ऐड करूंगा। पहले मैं पहले आपसे चाहूंगा कि सर आप एक बार टू पी की ट्राई करो। आइए हम एक बार टू पी का ट्राई करके देखेंगे टू पी का कैसे होगा। तो भैया हमारा काम क्या है सर, रेडियल नोड निकालना। सर कितना, टू माइनस वन, सर ये तो जीरो आ गया।
तो मुझे कोई डरने की बात है क्या सर? नहीं। वाई फियर व्हेन कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, कोई डरना नहीं। 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, साई स्क्वायर वर्सेस आर, ग्राफ बनाने हैं बस, नंबर उठाने हैं बस, इतनी सी कहानी करनी है, इतनी सी कहानी करनी है ना। और इसमें कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा बच्चों, भले अब मैं लाइव नहीं मिल पा रहा हूँ, कि भैया शिद्दत से कमेंट करना अगर ये पार्ट बिल्कुल अभी तक आपका कंफ्यूजिंग था, डर था। ठीक है, और अभी मैं वेव फंक्शन को भी याद रखने की एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जेएससी अपनी जेएच जरा हट के कॉन्सेप्ट, आखिरी जेएससी आज की क्लास का है ना। पहले बस दो एक ग्राफ और बनाऊंगा। अब देखो, 2p है तो कहाँ से चालू होगा सर? 0 से। ये इसलिए भैया पहले ये की पॉइंट्स याद रखने जरूरी हैं, है ना। साई वर्सेस आर का ग्राफ एस के लिए नॉन जीरो है, और पी डी एफ के लिए ओरिजिन से चालू होगा 0 से, और उसके बाद रेडियल नोट को देखना है, उतनी बार कट करेगा। क्यों, एक पेज मेरा आगे बढ़ गया क्या जल्दी से? कोई बात नहीं, बढ़ गया है तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा बाद में, है ना। तो अब देखो बच्चों, चालू 0 से होना है, फाइनली तो वापस टेंडिंग टू 0 भी होना है, ये भी रूल फिक्स है। तो ये बच्चों केवल और केवल इस तरह का ही ग्राफ हो सकता है। ये केवल और केवल ओनली पॉसिबल ऑप्शन लेफ्ट। शुरू में 0 है, चालू यहीं से होना है, इधर भी 0 पे जाना है, तो यही पैटर्न बच रहा है और कोई संभव ही नहीं है। अब ये बनते वेव फंक्शन से, अगर मैं वेव फंक्शन दे दूं और आप हर एक पॉइंट पर वैल्यू निकालो, जो आपके पास समय नहीं है तो भैया मैं वेव फंक्शन अभी लिख दूंगा आपके लिए। मुझे याद नहीं है, मोबाइल में 2-3 है मेरे पास, तो मैं लिख दूंगा आपके पास। ठीक है जी। अब साई स्क्वायर वर्सेस आर, सर कुछ होगा ही नहीं, पूरा ग्राफ पॉजिटिव में ऐसा का ऐसा। 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर आर, सर पूरा का ग्राफ। हाँ, सबके पीक वीक वैल्यूज थोड़ी बहुत अलग होंगी बेटा, ऊपर नीचे, वो जब वैल्यूज की बात होगी, पैटर्न सबका एक जैसा है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल है जिसके साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर और 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर, तीनों के ग्राफ सेम है? तो ये केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल 2p है, क्योंकि बाकी आपके सामने है। 1s के, एक पेज आगे बढ़ गया ना, हाँ। 1s के तीनों के पैटर्न सेम नहीं है, 2s के तीनों के पैटर्न सेम नहीं है। या अब आप कोई भी बना दो बच्चों, मान लीजिए मैं आपके सामने एक और 3s का भी बना देता हूँ, है ना। एक 3s का बना देता हूँ और एक 3p का और बना देता हूँ। अब ये ग्राफ किस किस के लिए होगा? अगर ये 2p का है बच्चों, तो ये आपका 3d का भी हो सकता है, जो आपके सामने ही है, अभी मैंने बोला, देख लो। अरे यार, एक पेज एक्स्ट्रा हो गया ना, 2p का भी है, 3d का भी है, लिखा कि नहीं लिखा? वही चीजें मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये तो जेई का क्वेश्चन आ रही बात समझ में सभी को? ठीक है जी। तो अगर मैं 3s की बात करता हूँ बच्चों, तो रेडियल नोट कितने? सर 3 - 0 - 1 मतलब 2। ठीक है। सर सर सर, हाँ बेटा बेटा बेटा, सर साई वर्सेस आर का आपने बोला था, और अब हमने जिंदगी भर के लिए याद कर लिया है कि साई का ग्राफ एस का है तो ऊपर से चालू होगा, जितने रेडियल नोड होंगे उतनी बार कट करेगा, साइन चेंज करेगा, मतलब बच्चों ये 2 बार कट करेगा। ये दोनों रेडियल नोड हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, है ना। पहले पॉजिटिव था, कट करा तो नेगेटिव, फिर कट करा तो पॉजिटिव, जाना आखिरी में 0 की तरफ ही है। सर फोर साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, सर ऊपर से चालू होगा, 2 बार पहाड़ियां बनाएगा सर। क्यों? क्योंकि 2 बार इसे कट करना है। सर 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर ग्राफ, सर 0 से चालू होगा, 3 पहाड़ियां होंगी, हर बार पहाड़ी की हाइट बढ़ती जाएगी। हर बार पहाड़ी की हाइट क्या होती है बच्चों? बढ़ती 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 चली जाएगी, चली जाएगी, लाइक दैट। बस इतना सा चीज आपको है। सर ये तो 3s का है, हाँ ये 3s का है, तो ये 4p का भी है, ये 5d का भी है, ये 6f का भी है, लाइक दैट, है ना। एक और बच्चों में 3p का भी बता दूं आपको। अब जो क्वेश्चन आए दुनिया का आप कर सकते हो, है ना। 3p का एक लास्ट और बता दे रहा हूँ आपके लिए। 3p है तो सर रेडियल नोट कितने हो गए? रेडियल नोट कितने हो गए? 3 - 1 - 1 मतलब 1। 3p है तो रेडियल नोट कितने हो गए? 3 - 1 - 1, दैट इज 1। तो साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, और तीसरा क्या बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर, है ना। तो सर अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, p है, 0 से चालू होगा, एक रेडियल नोड है, मतलब एक बार कट करेगा, फिर नीचे से 0 की तरफ जाएगा। तो घबराना ही नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं घबराना है। सर इधर कैसे होगा? इधर ऐसा कैसे ही होगा बच्चों, एक बार टच करेगा, नीचे वाला पोर्शन मिरर इमेज की तरफ चले जाएगा। सर उधर कैसे होगा?
एक रेडियल नोड है बच्चों, एक बार टच करेगा दूसरी बार इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बस इतना सा लॉजिक लगाओ और दुनिया का जो क्वेश्चन आए जेई में सॉल्व करके आ जाओ। दुनिया का जो क्वेश्चन आए बच्चों सही सॉल्व करके आ जाओ, है ना। ठीक है जी, आई होप मैंने आपको 25-30 ग्राफ बना दिए भैया, पावर पैक सेशन है। अब बच्चों एक आखिरी जीएसटी जो मैंने बोला था आपको, है ना, वो क्या है कि कभी सर वेव फंक्शन आ जाए तो उसका मैं जनरल रूल बता दे रहा हूँ आपको। वेव फंक्शन को याद रखने का तरीका, दुनिया के किसी भी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, दुनिया मतलब हमारी केमिस्ट्री की दुनिया का, 1s0 2s0 2p0 3s0 3p0, दुनिया के किसी भी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन जो है बच्चों, वो तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है। पहला, दूसरा और तीसरा। सर पहला क्या है, इसे मैं, है ना, थर्ड मान रहा हूँ, इसे सेकंड, इसे फर्स्ट। पहला क्या है सर, फर्स्ट फंक्शन जो है बच्चों वो e की पावर -r/k टाइप का होता है। मतलब फर्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल, इसी वजह से ग्राफ में ये भैया जैसे जैसे आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है वो उसे जीरो की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एंड इट इज सेम फॉर, एंड इट इज सेम फॉर ऑल ऑर्बिटल्स, इट इज सेम फॉर ऑल ऑर्बिटल्स, एंड इट इज सेम फॉर ऑल ऑर्बिटल्स। एस हो बच्चों, पी हो, डी हो, एफ हो, हर ऑर्बिटल के लिए सेम है ना। तो फर्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल है एंड इट इज सेम फॉर ऑल ऑर्बिटल। फर्स्ट जो है बच्चों में एक्सपोनेंशियल है, इट इज सेम फॉर ऑल ऑर्बिटल्स। एस पी डी एफ कुछ भी हो, एस पी डी एफ कुछ भी हो, एस पी डी एफ कुछ भी हो, हाँ, सब में उसके कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी बच्चों ना, क्योंकि ऑर्बिटल चेंज होगा तो कुछ तो फर्क आएगा ना। बट मैं अभी एक्सपोनेंशियल बता रहा हूँ आर के साथ वेरिएशन। सेकेंड जो है बच्चों, है ना, सेकेंड डिपेंड करता है बच्चों टाइप ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप ऑफ ऑर्बिटल, एस के लिए अलग होगा बच्चों, पी के लिए अलग, डी के लिए अलग, एफ के लिए अलग। तो सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल है और इसका जनरल फॉर्म है आर की पावर एल टाइप का, है ना। सेकेंड जो है वो टाइप ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करता है और इसका जनरल फॉर्म है आर की पावर एल। और एल बच्चों आपको पता ही है सबके लिए अलग अलग है, मतलब एस के लिए नो फंक्शन, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि एस के लिए एल कितना है बच्चों, जीरो, है ना। पी के लिए क्या होगा सर, आर की पावर वन टाइप का, ठीक है। डी के लिए ये ऊपर ही लिख देते हैं, तीसरा भी लिखना है ना। तो पी के लिए बच्चों आर की पावर वन टाइप का, डी के लिए आर की पावर टू टाइप का, ठीक है ना। थर्ड क्या है सर, थर्ड भी बच्चों डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्बिटल। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सबका अलग अलग होगा, फंक्शन सबके अलग अलग होंगे, मैं जनरल पैटर्न बता रहा हूँ बच्चों। थर्ड डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड इट इज अ पॉलिनोमियल, है ना, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ आर। ये आर में एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर है n माइनस एल माइनस वन। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ आर हैविंग ऑर्डर n माइनस एल माइनस वन। इट इज अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑर्डर n माइनस एल माइनस वन, ठीक है ना। मतलब 1s है तो उसका लिए, 2s है तो 3s है उसके लिए अलग अलग, मतलब ये भी टाइप ऑफ, बस इतना याद रखो। इसका प्रूफ दो बच्चों, पहले मैं जनरल बता रहा हूँ फिर एक दो जो वेल नोन फंक्शन है, बस, है ना। इससे ज़्यादा जुल्म नहीं करूंगा, हालांकि जुल्म नहीं बच्चों, खूब मज़ेदार चीज़ें बताई है मैंने आपको, है ना। ठीक है, ये लाइव में होती तो और मज़ा आता मुझे, बट ठीक है, ठीक है ना, जैसा भी हुआ। आप देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं साई ऑफ 1s की बात करूँ तो साई ऑफ 1s में बच्चों, ठीक है ना, थर्ड नहीं हो सकता है क्योंकि एन वन है, एल जीरो है, वन माइनस जीरो माइनस वन, मतलब ना वो होगा। आर की पावर एल वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। सीधे सीधे साई वन एस के लिए आपका ई की पावर -r/k टाइप का होगा, कहानी खत्म, है ना। अगर मैं साई ऑफ 2s की बात करूं बच्चों तो इसमें एक पॉलिनोमियल ऑफ आर होगा जिसकी पावर होगी बच्चों वन, क्योंकि टू माइनस जीरो माइनस वन, वन हो गया। और ये तो होना ही होना है ई की पावर -r/k टाइप का, ई की पावर -r/k, है ना। अगर मैं साई ऑफ 2p में जा रहा हूं बच्चों तो 2p में गया तो क्या होगा, n माइनस एल माइनस वन, टू माइनस वन जीरो हो गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक ना। r इंटू ई की पावर -r/k, दैट इज द रीजन बच्चों, ग्राफ मैंने इसलिए पहले समझा दिए, दैट इज द रीजन। आप देख लो साई 1s, r इक्वल टू जीरो पर ई की कुछ वैल्यू होगी,
है ना, e⁻0 1 हो गया, मतलब जो भी कांस्टेंट है। इसी वजह से किसी भी s का ग्राफ, दैट इज द रीजन, किसी भी s का ग्राफ जो है बच्चों किसी वैल्यू से कम होते की तरफ जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे r बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन घटता जाएगा, फिर वो घटता जा रहा है, ठीक है ना, दैट इज द रीजन। बट p के लिए देखो, p के लिए क्या हो गया, p के लिए सीधे r आ गया टर्म, और r आ गया है तो r जीरो होते ही साई जीरो हो गया, साई जीरो हो गया तो साई का स्क्वायर भी जीरो हो गया, इसलिए p d सब में r की d में क्या होगा, r⁻² टाइप का आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। एक लास्ट में 3s के लिए भी लिख दे रहा हूं, अगर 3s होगा बच्चों तो उसमें भी एक पॉलिनोमियल ऑफ r आएगा जिसकी पावर होगी 2, r वाली टर्म नहीं आएगी, e⁻−r/k, है ना। 3p के लिए भी आपके लिए लिख दूं, मुझे मेरे पास फंक्शन एक दो ही है, बट एक जनरल पैटर्न, इसमें क्या होगा सर, एक पॉलिनोमियल ऑफ r जिसकी पावर 1 होगी, इंटू r⁻1 इंटू r, ये लिखने का मेरा पर्पस बता दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा बोलता है सर इस r को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जो पॉलिनोमियल r⁻1 का था वो स्क्वायर का हो जाएगा, नहीं बेटा ये अलाउड नहीं है, नहीं तो फिर आप फंक्शन याद नहीं रख पाओगे। आपको मैंने इसलिए पहली कंडीशन बता दी है, आपको तीन ताई किसी भी ऑर्बिटल का तीन का फंक्शन होता है बच्चों, तीन का प्रोडक्ट का फंक्शन होता है, तीन फंक्शन का। पहला एक्सपोनेंशियल है, सेम फॉर ऑल ऑर्बिटल्स, एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो। सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करेगा, r⁻l, उसे पॉलिनोमियल से मिक्स ना करे ना करे ना करे, ठीक है जी। ये रहा। अब मेरे पास एक दो फंक्शन, बेटा मैं साफ बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है क्योंकि याद करने ही नहीं है, एक दो मैं आपके लिए लिख के जरूर लाया हूं। क्या हो गया, अरे कहाँ भाग गया, बंद हो गई मेरी, है ना। वो मैं जरूर आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बोला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट फंक्शन में लिखवा के आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला वाला बच्चों, इसका जो एग्जैक्ट फंक्शन है r1s r, मैंने अब बाने से r लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इट इज 2 × z/a0, है ना, जिस भी स्पीसीज की बात हो रही है, इंटू e⁻−σ/2। सर सिग्मा क्या है ना, सिग्मा जो है बच्चों वो 2zr/a0 है, और सर a0 क्या है, a0 जो है बच्चों वो फर्स्ट बोहर रेडियस है, फर्स्ट ऑर्बिट की बोहर रेडियस, ठीक है। तो आप देख लो बच्चों, अगर हाइड्रोजन होगा तो मैं z को 1 रख दूंगा, तो सिग्मा को मैंने माइनस, है ना, e⁻−σ की जगह लिखा 2r/a0, और 2 कैंसल, मतलब इट इज माइनस ऑफ r/a0, जो मैंने बोला -r/k, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो, है ना। अब देखो 2s के लिए लिखूं अगर मैं आपका फंक्शन r(2s)r, अब आप खुद बताओ क्या इसे याद रखना संभव है, जरूरत ही नहीं तो क्यों याद रखें बच्चों, जेई इज द एग्जाम ऑफ मेमोरी ऑल्सो, बट जो जरूरत होगी बच्चों वही तो मैं बोलूंगा ना याद रखो, जिसकी जरूरत ही नहीं है ना। z/0 की पावर 3/2, अब इसमें एक पॉलिनोमियल आना है, 2 - सिग्मा में आर आई रहा, ये रहा पॉलिनोमियल, इनटू e⁻−σ/2, ये तो सब में ही आना है। ये आपका जेई एडवांस, ये भी लिख दूं अभी से आपको, दिस इज गिवन इन जेई एडवांस 2004, है ना। उसमें क्या पूछा था सर वो भी बता दे रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन मुझे पूरा याद नहीं, उसमें बाकायदा पूरा फंक्शन दिया था हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना, और बोला था रेडियल नोट की पोजीशन बताओ, क्योंकि 2s में एक रेडियल नोट होता है, रेडियल नोट की पोजीशन बताओ। तो भैया रेडियल नोट की पोजीशन का मतलब क्या है बच्चों, जहां पर साई स्क्वायर जीरो हो जाए, ओके, साई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता, वो जीरो हो नहीं सकता है, मतलब जहां पर इनडायरेक्टली 2 - जीरो हो जाए वहीं पर साई जीरो होगा, और जहां साई जीरो होगा वहीं साई का स्क्वायर भी जीरो होगा बच्चों, ठीक है ना। तो अपने प्रूफ के लिए ऐसे मैंने केवल दो फंक्शन आपको बता दिए बच्चों, कि जनरल पैटर्न है, इसी से ये ग्राफ डिराइव हुए हैं, और कभी किसी ऑर्बिटल का फंक्शन दे दे, जैसे हमें पता है कि 3s में कितने रेडियल नोट होते हैं, दो, ऐसा क्वेश्चन अगर एडवांस में आ जाए तो वो आपको ये फंक्शन देगा, और आपको केवल इस वाले पार्ट को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल ऑफ r⁻2 का मतलब इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो रूट्स होंगे, वो आपको रेडियल नोट की डिस्टेंसेस बता देंगे, कि ये जो हमारे रेडियल नोट की डिस्टेंस है बच्चों, है ना, ये जो हमारा रेडियल नोट की डिस्टेंस है, ये 3s का ग्राफ है, ये पहली डिस्टेंस, ये दूसरी डिस्टेंस, ये बता देंगे। तो क्या सर आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर फंक्शन दिया है उसका जीरो करना आपको पता है, एक्सपोनेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता है, है ना, e⁻−r/k कभी जीरो नहीं होगा, वो तो इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा, जो हो ही रहा है,
ठीक है, आर की पावर एल केवल और केवल ओरिजिन पे जीरो होगा, तो जीरो केवल किसको करना है, पॉलिनोमियल को, तो क्या दिक्कत है, इसलिए उतना आ सकता है। ठीक है ना। अपने सपोर्ट में मैं एक दो क्वेश्चन और आपको जेई के बता दे रहा हूँ, देखो आए हुए हैं क्वेश्चन, है ना। आजा बेटा, ये रहा, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। प्लॉट ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल दिया ना, है ना। अब उसने प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं डाला है, बस इतना बोला है, फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेंस्ट आर गिवन द करेक्ट प्लॉट फॉर 3s ऑर्बिटल। 4 πr² का ग्राफ है बच्चों, सभी का जीरो से चालू होगा, पहाड़ी आएगी, आपको केवल रेडियल नोट देखना है भैया। एन की वैल्यू 3 है, मतलब 3 - 0 - 1। सर दो रेडियल नोट, और दो रेडियल नोट वाला कौन सा ग्राफ है, चौथा वाला। सर मैंने 4 टिक करा, कहानी खत्म। ठीक है, अगला, द ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल एज वेल एज 2 एंगुलर नोड। दो एंगुलर नोड बोलते ही एल की वैल्यू हो गई 2 बच्चों, ठीक है ना। अब दो रेडियल नोड भी हैं, तो 2 = एन अननोन है -1, ठीक है ना। ये उधर जाके एन हो गया कितना बच्चों, 5, ठीक है ना। एंड L2 किसको होता है, डी के लिए, तो हमारा आंसर 5D। क्या सर इतने सिंपल क्वेश्चन आते बेटा, हम मैंने तो आज तक ऐसे ही क्वेश्चन देखे हैं। जेई मेंस 2022, नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड इन 4D ऑर्बिटल, है ना। रेडियल के लिए सर N4 -2 - 1, सर हो गया कितना 1, और एंगुलर नोड के लिए एल सर 2 है, ठीक है, 1 और 2। क्या सर इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैंने तो आज तक ऐसे ही देखे हैं, बार बार कह रहा हूँ। अगला, जेई मेंस 2022, किसके लिए ग्राफ पूछा है बच्चों, 2s का, साई स्क्वायर वर्सेस आर। 2s का है सर, ऊपर से चालू होगा सर, साई स्क्वायर कभी कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये हो नहीं सकता है, रेडियल नोड आना है, ये हो नहीं सकता है सर, एक रेडियल नोड आना है, ऑप्शन हो गया बी वाला। तो आपके सामने प्रूफ है बच्चों, ठीक है ना। तो जितना मेरा ज्ञान था रेडियल के ऊपर, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन के ऊपर बच्चों, वो मैंने बता दिया। सर एंगुलर पार्ट, वो बेटा क्वांटम नंबर में जब मैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात करूंगा, वहीं पर आपको उन एंगुलर नोट समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये पावर पैक सेशन, ठीक है ना, ऑलमोस्ट हमारा 2 घंटे का हो गया है, और वो भी 2 घंटे बोलने के हैं बच्चों, क्योंकि है ना, लाइव के 2 घंटे में तो 1.5 घंटा ही काम हो पाता था, बीच में चैट देखना या आपसे बातें करना शुरू के 10 मिनट। ये पूरे पूरे पावर पैक 2 घंटे की प्योर टीचिंग है। और आपको पता है कि आई लव प्योर टीचिंग, मुझे ज़्यादा पसंद तो इस यही आता है, क्योंकि आपका फायदा इससे ज़्यादा होगा बच्चों, है ना, आपका फायदा इससे खूब ज़्यादा होगा कि पूरे झमाझम कॉन्सेप्ट है, विदाउट एनी ब्रेक, एक एक चीज़ हमें समझ में आ रही। तो मिलते हैं बच्चों जल्दी ही, क्वांटम नंबर और सरफेस जो आपका बाकी है ना, आप उसे किसी भी ऑर्डर में देखें, मेरी तरफ से मैं कंप्लीट कराता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, दुआओं में याद रखना, आई लव यू ऑल। और आप भी अपना प्यार मुझे देते रहें बच्चों, हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, ताकि हमारा सिलेक्शन, है ना, जेई मेंस में पहले अच्छे परसेंटाइल फोड़ें, और फिर जेई एडवांस में अच्छी रैंक के साथ आईआईटी जाएं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।